मैं तो भाई सीधा साधा नॉर्मल कॉलेज स्टूडेंट बनना चाहता था, पर इस सिस्टम ने मेरी किस्मत ही बदल दी। साला रोज पैसे खर्च करने के लिए पीछे पड़ा रहता है। कॉलेज में रिपोर्टिंग का पहला ही दिन था और इस सिस्टम ने मुझे सीधे 1 करोड़ का भारी भरकम बम्पर गिफ्ट दे दिया। और टास्क क्या मिला कि नए स्टूडेंट्स के ग्रुप में जाकर अपना भौकाल सेट करो। इस टास्क को पूरा करने का इनाम था एकदम लेटेस्ट मॉडल की लैम्बोर्गिनी। तभी किस्मत से ग्रुप में किसी ने सवाल दाग दिया, यार कॉलेज में कोई पार्किंग वर्किंग है क्या? मैं अपनी नई नई ली हुई बेंटली लाया हूँ, समझ नहीं आ रहा कहाँ पार्क करूँ। बस फिर क्या था, मुझे भी मौका मिल गया। मैंने भी बहती गंगा में हाथ धोया और ग्रुप में टाइप कर दिया, भाई लोग आज कॉलेज ज्वाइन करने के लिए अपनी लंबोर्गिनी से आऊं तो सही रहेगा क्या? तभी एक लड्डच का उछलकर बोला, अबे ओ भाई तू लंबोर्गिनी लेकर आ तो सही, मैं खुद अपने घर का हेलीकॉप्टर लेकर तुझे रिसीव करने आऊंगा। तुम लोग खुद बताओ, इसकी बात पर भरोसा करना ज्यादा सही है या मेरा खुद को सिकंदर शाह बताना? जब मैंने देखा कि साला कोई मेरी बात का यकीन ही नहीं कर रहा, तो मैंने बिना कुछ सोचे समझे ग्रुप में सीधे 1 लाख का डिजिटल रेड पैकेट कैश शगुन फेंक कर मारा। सिस्टम का टास्क पलक झपकते ही पूरा हो गया। चमचमाती कार की चाबी अपने आप मेरी जेब में आ गई और वो लंबोर्गिनी वो रेलवे स्टेशन की अंडरग्राउंड पार्किंग में एकदम शान से खड़ी थी। मैं जेब में चाबी को सहलाते हुए मन ही मन एकदम खुश हो रहा था। तभी ट्रेन में सफर के दौरान मिली कॉलेज की सबसे खूबसूरत लड़की यानी कॉलेज क्वीन शेन शिन्हे अचानक मुझसे बोली कि चलो साथ में टैक्सी करके कॉलेज चलते हैं। पास में ही खड्डे फैन टोंग ने जैसे ही ये सुना, उसने तुरंत अपनी औंडी की चाबी निकाली और टॉन्ट मारते हुए बोला, अरे सुंदर कन्या, इसके पास कौन सी बढ़िया कार होगी? ज्यादा से ज्यादा कोई खटारा स्कूटी या नैनो होगी। टैक्सी का चक्कर छोड़ दो और मेरे साथ चलो, मैंने भी स्टेशन पर अपनी गाड़ी पार्क कर रखी है। ये बोलते हुए उसने मुझे बड़ी नीची नजर से देखा, पर शेन शिन्हे ने उसे भाव तक नहीं दिया। जब उसे पता चला कि मेरे पास भी अपनी गाड़ी है, तो उसने उल्टा मेरे साथ ही जाने का मन बना लिया। मैं अपनी नाक सिकोड़ते हुए थोड़ा परेशान हो गया कि यार ये लड्डच की तो जबरदस्ती मेरी गाड़ी में लिफ्ट मांग रही है। पर ऐसे कैसे भाई? मुझे अभी अभी जो लंबोर्गिनी मिली है उसे तो मैंने खुद अभी तक चलाकर भी नहीं देखा। ऊपर से इसका ये बद्धा सा सूटकेस, मेरी कार में तो इसे रखने की रत्ती भर जगह नहीं है। गलती से भी मेरी इस नई नवेली कार पर कोई स्क्रैच आ गया तो मेरा तो दिल ही टूट जाएगा। इसीलिए जैसे ही ट्रेन स्टेशन पर रुकी, मैं बिना कुछ सोचे समझे पार्किंग की तरफ सरपट भाग खड्डा हुआ। पीछे फैन टोंग चमचे की तरह शेन शिन्हे का सामान उठाने में लगा था। मुझे ऐसे भागते देख शेन शिन्हे गुस्से से अपने पैर पटकने लगी। लड़कियों का भी अजीब फंडा है भाई, जो चीज ना मिले उसकी तरफ ज्यादा भागती है और जो खुद आगे से भाव दे उसे घास भी नहीं डालती। उसे इस बात का झटका लगा था कि किसी लड़के ने उसे मना कैसे कर दिया। उसने वहीं कसम खा ली कि आज तो वो मेरी ही कार में बैठकर रहेगी। फिर क्या था, वो अपनी सारी शराफत भूलकर अपना भारी सूटकेस खींचते हुए मेरे पीछे लंबी लंबी डग भरने लगी। फैन टोंग भी उसके बगल में मैडम मैडम चिल्लाते हुए भाग रहा था। जल्द ही हम तीनों अंडरग्राउंड पार्किंग के लिफ्ट के पास आमने सामने आ गए। मैंने जब देखा कि ये बला अभी तक टली नहीं है तो मैं सच में परेशान हो गया। शेन शिन्हे ने गुस्से में मुंह फुलाकर पूछा, तुम सीधे सीधे मुझे अपने साथ ले जा रहे हो या नहीं? मैंने एक लंबी सांस ली और कहा, अरे बाबा, ऐसा नहीं है कि मैं ले जाना नहीं चाहता, पर मेरी कार में स्पेस बहुत ही कम है, बैठोगी तो एकदम फंस जाओगी। शेन शिन्हे भी अपनी जिद पर अड्डेडज गई, आज तुम चाहे ओला की बाइक ही क्यों ना लाए हो, मैं बैठूंगी तो तुम्हारी ही सवारी पर। बगल में खद्दा फैन टोंग तो मुझे इस तरह देख रहा था जैसे अपनी आंखों से ही मुझे भस्म कर देगा। तभी लिफ्ट का दरवाजा टिंग की आवाज के साथ खुला। फैन टोंग ने तुरंत अपनी कार की चाबी निकाली और दूर खडीढ़ी एक ओडीए 4 को अनलॉक किया। वो शान से अपनी कार के पास गया, पैसेंजर सीट का दरवाजा खोला और खुद को कोई हीरो समझते हुए हाथ से बैठने का इशारा किया। मैडम, आप मेरी कार में ही बैठिए, इस कंगाल के पास कहाँ कोई गाड़ी होगी। लेकिन शेन शिन्हे ने उसकी तरफ मुद्द कर भी नहीं देखा। वो इस चिपकू टाइप के लड़के से एक शब्द भी नहीं बोलना चाहती थी। फैन टोंग का सब्र भी अब जवाब दे रहा था। उसने सख्त लहजे में कहा, देखो मैडम, अभी अभी ट्रेन आई है और इस वक्त टैक्सी मिलना नामुमकिन है। अगर अभी टैक्सी ढूंढने निकलोगी तो परेशान हो जाओगी। भलाई इसी में है कि शांति से मेरी गाड़ी में बैठ जाओ। मैं इन दोनों की बहस सुन रहा था और मन ही मन सोच रहा था कि इस लड़के की चमद्दी कितनी मोटी है भाई। शेन शिन्हे तेजी से मेरे पास आई और थोड़े कड्ढे शब्दों में बोली, सुनो क्लासमेट, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारे पास कोई कार है ही नहीं? कोई बात नहीं, अगर कार नहीं है तो मैं खुद टैक्सी बुक करती हूँ और हम साथ में कॉलेज चलेंगे। ये कहकर उसने अपना फोन निकाल लिया। उसका ये पागलपन देखकर मैंने हार मान ली। जब ये हसीना इतनी जिद कर ही रही है तो चलो ले ही चलता हूँ, वैसे भी रास्ता तो एक ही है। ठीक है भाई, फोन रखो, टैक्सी करने की कोई जरूरत नहीं है, मेरी ही गाड़ी से चलो। शेन शिन्हे ने शक भरी नजरों से आसपास देखा। वहां दूर दूर तक कोई गाड़ी नहीं थी, बस बिल्कुल बीचों बीच एक चमचमाती हुई ब्लैक कलर की लंबोर्गिनी खड़ी थी। वो अभी सोच ही रही थी कि तभी मैंने जेब से चाबी निकालकर बटन दबाया
और उस लंबोर्गिनी की हेडलाइट्स 2 बार जगमगा उठी। शेन शिन्हे तो भाई वहीं पर बुद्ध बन गई। उसके होश उड़े गए। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि जिस लड़के के साथ उसने ट्रेन का सफर किया है वो असल में इतना बड्ढा रईसज़ादा है। मैंने बिना किसी हाव भाव के ड्राइविंग सीट का दरवाजा खोला और कहा, अब वहां मूर्ति बनकर क्यों खड़ी हो, जल्दी अंदर आओ। मैं कार के आगे वाले हिस्से की तरफ गया जहां सामान रखने की जगह बूट स्पेस थी, उसे खोला और फिर उसका सूटकेस पकड़ देते हुए बोला, मैंने तो पहले ही कहा था कि मेरी ये कार बहुत छोटी है। देखो, इस बेकार गाड़ी में एक सूटकेस रखने तक की जगह नहीं है। अब कोई और रास्ता नहीं है। तुम्हें अपनी सीट पर ही इसे एडजस्ट करके बैठना पड़ेगा। शेन शिन्हे अभी भी सदमे में थी और उसी हालत में कार के अंदर बैठ गई। उसका दिमाग जैसे काम करना बंद कर चुका था। मैंने जैसे ही लेदर के स्टीयरिंग व्हील पर हाथ रखा और V12 इंजन की वो दमदार आवाज गूंजी, कसम से मेरे चेहरे पर एक बड्ढी सी मुस्कान आ गई। फीलिंग एकदम नेक्स्ट लेवल थी। उधर अपनी ओंडी में बैठा फैंटोंग एकदम सन्न रह गया था। उसे समझ आ गया था कि असल में जोकर वो खुद बन चुका है। मुझे तो अंदाजा भी नहीं था कि मैंने अनजाने में ही एक लड़के के अमीर बनने के सपने के परखच्चे उड़ा दिए हैं। सड़क पर हमारी वो काली सुपरकार सूरज की रोशनी में चमचमाती हुई भाग रही थी। आसपास की गाड़ियां उसे देखते ही खुद ब खुद सेफ डिस्टेंस बना रही थीं। उस लुक और इंजन की कड़क आवाज को देखकर रास्ते पर चलने वाले लोग बस आंखें फाड़े देख रहे थे। मेरा खुद का हाथ स्टीयरिंग व्हील पर एक्साइटमेंट के मारे थोड़ा कांप रहा था। गाड़ी थी ही इतनी धांसू। तभी जैसे ही मैंने एक ट्रैफिक सिग्नल पार किया, आगे का नजारा देखकर मेरे होश उड़ गए। दूर कुछ सुपर फास्ट कारें आपस में रेस लगा रही थीं। सबसे आगे एक रेड कलर की फेरारी थी जो किसी गुस्से में भरे शेर की तरह भाग रही थी। उसके पीछे बाकी गाड़ियां थीं और वो लोग ट्रैफिक के नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए कट मार रहे थे। उन्होंने तो जैसे सड़क पर अंधाधुंध तूफान ला दिया था। उस रेड फेरारी को कोई और नहीं बल्कि इंटरनेट की मशहूर ग्लैमरस स्टार लिन वॉकिंग चला रही थी। वो सिर्फ दिखने में ही अप्सरा नहीं थी बल्कि एक मंजी हुई प्रोफेशनल रेसर भी थी। इस वक्त उसके लाइव वीडियो सेशन में पब्लिक एकदम पागल हो चुकी थी। कोई कमेंट कर रहा था, अरे भाई दीदी तो एकदम आग लगा रही है, 200 की स्पीड पर भी एक हाथ से हैंडल संभाल रही है। दूसरा कोई ज्ञानी बाबा बना, तुम लोगों को कुछ नहीं पता, वो तो अभी पूरा दम लगा ही नहीं रही है, बस पीछे वालों का वेट कर रही है। तभी एक ने लिखा, मुझे तो नहीं लगता कि ये उतनी तेज है। इस पर तुरंत दूसरा भड़क गया, अबे ओ कीबोर्ड के राजा, इतनी ही दिक्कत है तो तू खुद चलाकर दिखाना। लाइव चैट पर आपस में ही जंग छिड़ा गई थी। तभी वो फेरारी मेरी लंबोर्गिनी के बिल्कुल बराबर में आकर रुकी। लिन वॉकिंग ने अपनी कार का शीशा नीचे किया, मुझे एक चैलेंजिंग लुक दिया और फिर एक्सीलेटर पर पैर दबाकर अपनी कार का इंजन तेजी से गरमाया। मैं इन फालतू के रेसर्स के मुंह नहीं लगना चाहता था, पर तभी मेरे दिमाग में सिस्टम की घंटी बजी। अलर्ट, किसी ने यूजर को चैलेंज किया है। एक नया टास्क दिया जाता है, इस फेरारी वाले को रेस में धूल चटाओ और हर हाल में जीतो। टास्क पूरा करने पर एक बड्ढी नॉवल कंपनी के सारे शेयर्स आपके, और अगर हारे तो भुगतने के लिए तैयार रहना, भयंकर कब्ज कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा। मेरे मुंह से तुरंत निकला, तेरी का। बगल में बैठी शेन शिन्हे ने मुझे अजीब तरह से देखा। मैंने तुरंत हाथ हिलाकर बात टाली, पर मन ही मन सिस्टम को गालियां दे रहा था, साले कोई और सजा नहीं मिलती क्या, हमेशा पेट खराब करने पर क्यों तुला रहता है। सिस्टम की ठंडी आवाज आई, नो चेंज। मेरा दिमाग खराब हो गया। अबे यार, मुझे ड्राइविंग लाइसेंस मिले अभी 4 दिन हुए हैं और तू मुझे एक प्रोफेशनल रेसर से मुकाबला करने को कह रहा है। सिस्टम चेक, चूंकि यूजर अभी नौसिखिया है इसीलिए आपको 10 मिनट के लिए प्रोफेशनल रेसर कार्ड दिया जाता है। इसे यूज करके आप दुनिया के बेस्ट ड्राइवर बन जाएंगे। मैंने फिर ताना मारा, सिर्फ 10 मिनट, कितने कंजूस हो यार। सिस्टम ने सीधे सुनाया, चाहिए या वापस ले लूं। अरे बाबा दे दे, नखरे मत कर। उलटी गिनती शुरू, 9 मिनट 58 सेकंड। जैसे ही ये हुआ मुझे लगा कि मैं और मेरी लंबोर्गिनी एक हो चुके हैं। गाड़ी का एक एक पुर्जा मेरे इशारों पर नाचने लगा। मैंने भी कार का शीशा नीचे किया, उसे वैसा ही चैलेंज वाला लुक दिया और पैर सीधे एक्सीलेटर पर जमा दिया। लाइव वीडियो देखने वाले लोग फिर से चिल्लाए, ओ भाई ये ब्लैक कार वाला कौन है, इसकी इतनी हिम्मत कि ये लिन वॉकिंग से पंगा ले रहा है। उम्र तो कम लग रही है, नया खून है ना, इसलिए गर्मी ज्यादा है। दीदी इसको इसकी औकात दिखाओ ताकि इसे समझ आए कि पंगा किससे लिया है। बस अमीर बाप का बेटा है, कार क्या आ गई, खुद को भगवान समझ रहा है। वैसे बगल में बैठी लड़की को देखो यार, क्या कमाल है। लुक्स के मामले में तो अपनी रेसर दीदी को टक्कर दे रही है। चैट बॉक्स में अमीरों से जलने वाले लोग लगातार कमेंट्स कर रहे थे कि इस नए लड़डेचके को सबक सिखाया जाए। लिन वैनकिंग ने एक शातिर मुस्कान के साथ मुझे अगले सिग्नल पर खेल खत्म करने का इशारा किया। जैसे ही रेड लाइट ग्रीन हुई, दोनों कारें रॉकेट की तरह आगे निकली। लिन वैनकिंग की आंखें फटी की फटी रह गईं। ये तो परफेक्ट लॉन्चिंग है, ये लड़डेच का कोई आम ड्राइवर नहीं है। अब उसने मुझे हल्के में लेना छोड़ दे दिया। उसने पूरा एक्सीलेटर दबा दिया और स्पीड सीधे 150 पार कर गई। वो मुझसे आगे निकल गई। उसने मन ही मन सोचा, बेटा अब बस मेरी गाड़ी का पिछला हिस्सा ही देखते रहो। ये शहर की सबसे व्यस्त सड़क थी जहाँ गाड़ी
गादियों की भीड़दास हमेशा रहती थी। ऐसी जगह पर एक 150 की स्पीड से गाड़ी निकालना सिर्फ किसी प्रोफेशनल के बस की ही बात थी। तभी लाइव चैट पर किसी ने नोटिस किया कि वो ब्लैक लंबोर्गिनी अभी भी बिल्कुल पीछे लगी हुई है। लोगों को शक होने लगा कि कहीं स्पीड दिखाने वाला मीटर ही खराब तो नहीं है। जब लिन वॉनकिंग ने देखा कि वो कार फिर से उसके बगल में आ चुकी है तो उसे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हुआ। वो खुद एक प्रोफेशनल थी तो ये लेड डिच का उसके बराबर कैसे आ गया। इस भिड्डा भाद्या वाली सड्डे चेक पर 200 की स्पीड से गाड़ी दौड़ना या तो किसी पागल का काम था या फिर किसी उस्ताद का। मुझे इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि मैं उस लाइव चैट पर छाया हुआ हूँ। मैंने अपनी लंबोर्गिनी को हवा से बातें कराते हुए फेरारी को पीछे छोड़ दा और उसके बराबर आ गया। लिन वानकिंग ने गुस्से में अपने दांत भींचे और एक्सीलेटर को पूरा दबा दिया। उसे अपनी हार बर्दाश्त नहीं थी। फेरारी का इंजन किसी जानवर की तरह चिल्लाया और स्पीड 240 पहुंच गई। मैंने भी बिना डरे पूरा दम लगा दिया और मेरी कार का कांटा 240 के भी पार निकल गया। जैसे ही आगे एक खतरनाक मोद्दा आया, मेरी लंबोर्गिनी ने सही मौका देखकर उसे ओवरटेक कर लिया। लिन वॉनकिंग पूरी तरह हैरान थी। उसने और तेज भागने की कोशिश की पर सामने एकदम तीखा मोद्दा था। इस स्पीड पर गाड़ी को मोदना यानी सीधे एक्सीडेंट को न्योता देना था। उसने समझदारी दिखाई और ब्रेक पर पैर रख दिया ताकि मोद्दे के बाद दोबारा स्पीड पकड़ सके। लेकिन जैसे ही उसने ब्रेक लगाया, उसने देखा कि मेरी कार की ब्रेक लाइट जली ही नहीं। दोनों गाड़ियों के बीच की दूरी और बढ़ा गई। ये तो पक्का सुसाइड करने जा रहा है। जब मेरी कार उस मोद्दा पर तेज स्पीड से मुद्दी तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से बाईं तरफ के टायर हवा में उठ गए। गाड़ी का बैलेंस पूरी तरह बिगड़ गया और ऐसा लगा कि कार अब पलटी की तब पलटी। पर तभी एक चमत्कार हुआ। कार के दूसरी तरफ के टायर सड़क के किनारे लगे सेफ्टी गार्ड्स के बीच बिल्कुल सही तरीके से फंस गए। जो कार पलटने वाली थी वो उस रेलिंग के सहारे एक पटरी की तरफ फिसलती हुई सेफ निकल गई। लाइव चैट पर जो लोग लगातार टाइप कर रहे थे उनके हाथ थम गए। खुद लिन वानकिंग का मुंह खुला का खुला रह गया। क्या ऐसा सच में हो सकता है? कुछ देर बाद जब वो होश में आई तो उसने अपनी कार को संभाला और एक शानदार ड्रिफ्ट मारते हुए आगे बढ़ी। वो देखना चाहती थी कि इस नामुमकिन कारनामे को अंजाम देने वाला ये जाबांज खिलाड़ी आखिर है कौन। पर जैसे ही उसने वो मोद्दा पार किया, वहां वो ब्लैक लंबोर्गिनी कहीं नहीं थी। उसका नामो निशान तक मिट चुका था। उधर लाइव चैट में तो जैसे बाहर आ गई। हर कोई सच्चा उस्ताद और किंग ऑफ रेसिंग के नारे लगा रहा था। मुझे इन सब बातों का कोई पता नहीं था। मैंने चुपचाप कार की स्पीड कम की ताकि कोई और मुसीबत न खड़ी हो जाए। तभी सिस्टम की आवाज आई, बधाई हो, टास्क पूरा हुआ। आपको ऑनरेंज चाइनीज ग्रुप के पूरे 100% शेयर्स मिलते हैं। अब नया टास्क सुनिए। अगले 3 दिन के अंदर आपको 1 करोड़ रुपए खर्च करने हैं। कामयाब हुए तो 5 करोड़ का इनाम और फेल हुए तो वही पुरानी सजा, भयंकर कब्ज। मैं अपना सिर पकड़ कर बैठ गया। साला ये सजा बदलने का नाम ही नहीं लेती। खैर, 3 दिन में 1 करोड़ उड़ाने हैं तो अब इसके लिए कोई तगद्दा प्लान बनाना पड़ेगा। जल्द ही हमारी कार कॉलेज के पास पहुंच गई। एडमिशन का टाइम था, इसीलिए गेट पर भारी भीड़ थी। कई सीनियर लड़के और लड़कियां गेट पर नए बच्चों के स्वागत के लिए खड़े थे। पर असल में लड़के बस अच्छी लड़कियों को तादने के चक्कर में थे। हमारा कॉलेज भले ही सबसे टॉप का ना हो, पर यहाँ लड़कियां एक से बढ़कर एक थीं। तभी गेट पर खद्दी एक सीनियर लड़की जिसका नाम सू न्यानियन था, नए बच्चों को रास्ता बता रही थी। वो दिखने में काफी मासूम और प्यारी थी। उसने अपनी सहेली से कहा, इस बार तो काफी रईस ज्यादा एडमिशन ले रहे हैं, वो देखो जरा उधर। उसकी सहेली ने उधर देखा और बोली, अरे वो तो बस एक मर्सिडीज ही तो है। आज तो गेट पर ऐसी कई गाड़ियां खद्दी हैं। सू न्यानियन ने मन ही मन सोचा कि ये कितनी बेवकूफ है। फिर बोली, बहन वो कोई आम मर्सिडीज नहीं है, वो मायबक मेबच है। उसकी शुरुआती कीमत ही 12 लाख से ऊपर की होती है। उसकी सहेली की आंखें फैल गईं। क्या बात कर रही है, इतनी महंगी गाड़ी। तभी उस कार का दरवाजा खुला और ड्राइविंग सीट से एक लड़का उतरा जिसने सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। उसका नाम गू जेयू था। वो एकदम स्टाइल मारते हुए बाहर आया। उसके चेहरे पर साफ घमंड दिख रहा था। कार की दूसरी सीट से एक और खूबसूरत लड़की उतरी जिसने तुरंत एक ब्लैक कलर का छाता खोला और उसके सिर पर तान दिया ताकि उसे धूप न लगे। ये ठाट बाट देखकर बाकी लोग जल भून गए। वो जैसे ही कॉलेज के अंदर जाने के लिए आगे बढ़ा, तभी पीछे से एक जोरदार ठाई की आवाज आई। एक लड़के की इलेक्ट्रिक स्कूटी सीधे उस मयबा के पिछले हिस्से से जा टकराई। गू जेयू ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, उसका चेहरा पीला पड़ गया। ये कार असल में उसके पापा की जान थी, जिसे वो सिर्फ कॉलेज में रोब झाड़ने के लिए चोरी छिपे मांग कर लाया था। अगर इस पर कोई नुकसान हुआ तो घर जाकर उसकी खाल खींचना तय था। वो गुस्से में चिल्लाया, साला ये किसने किया? वो भागकर कार के पीछे गया। वहां एक लड़की जमीन पर बैठी हुई थी और अपने घुटने को पकड़कर दर्द से रो रही थी। इस तमाशे को देखने के लिए आसपास के लोग भी इकट्ठा हो गए। उस लड़की का नाम येशी था। वो डर के मारे कांप रही थी। उसे लगा कि अब तो वो गई, मर्सिडीज जैसी महंगी गाड़ी को ठोक दिया है, अब तो खुद को बेचकर भी इसका हर्जाना नहीं दे पाएगी। वो रोते हुए बोली, मुझे माफ कर दीजिए, सच में मेरी गलती नहीं थी। मेरी स्कूटी के ब्रेक फेल हो गए थे। मैं आपकी कार का जो भी खर्चा होगा
होगा, किश्तों में दे दूंगी। तुम दोगी? तुमको पता भी है ये कौन सी कार है? आंखें बंद करके चला रही थी क्या? पूरी सर ढक पर तुम्हें यही गाड़ी मिली थी ठोकने के लिए। ये मायबाग है, इसकी कम से कम कीमत 12 लाख है और मेरी वाली टॉप मॉडल है जो 18 लाख की है। इसका ये सिर्फ एक हिस्सा ही लाखों का है। तुम कहाँ से दोगी? गुजेऊ का गुस्सा 7वें आसमान पर था। लड्डकी की हालत देखकर लग रहा था कि वो किसी गरीब परिवार से है, वो पैसे कहाँ से लाएगी और वो खुद अपने पापा को क्या जवाब देगा। ये सी बेबस होकर बोली, मेरे पास अभी इतने पैसे नहीं है, क्या मैं कोई पेपर साइन करके दे दूं ताकि बाद में धीरे धीरे चुका सकूं? कुजेऊ समझ गया कि इससे कैश तो आज मिलने से रहा और घर पर मार पड्डेना पक्का है। तभी उसके शातिर दिमाग में एक गंदा आइडिया आया। उसने सोचा कि क्यों ना इस पेपर के बहाने इसे अपनी गर्लफ्रेंड बनने पर मजबूर किया जाए। इस घटिया सोच के साथ उसने उस लड एचकी को ऊपर से नीचे तक देखा। लड एचकी का चेहरा काफी अट्रैक्टिव और सुंदर था और वो वाकई में काफी खूबसूरत थी। ये शी ने सहमकर अपनी गर्दन झुकाई और डरते डरते गुजेऊ की तरफ देखा। तो मुझे आपको कितने पैसे देने होंगे? गुजेऊ ने अपना चूना लगाने वाला मोड ऑन कर लिया। वह इंपोर्टेड पार्ट्स और महंगे लेबर चार्ज की बड़ी बड़ी बातें करने लगा, जिससे साफ था कि वह कुछ न जानने वाली येशी को बेवकूफ बना रहा है। आखिरकार गुजेऊ इस नतीजे पर पहुंचा, लगभग 1,80,000 रुपये हुए। तुम एक उधार की पर्ची लिखकर दे दो। इतना बड़ा अमाउंट सुनते ही येशी का दिमाग एकदम सुन्न हो गया। पूरे 1,80,000! उसने अपनी जिंदगी में कभी एक साथ इतने कैश नहीं देखे थे। गु जेयू ने यह शी को वहां बुत बने खड़े देखा तो धमकी दी, अभी भी यहीं खड़े रहना है, फिर तो मुझे पुलिस को फोन करना होगा, पुलिस आकर ही फैसला करेगी। ये शी पूरी तरह डर गई और रोने वाली शक्ल बनाकर मिन्नतें करने लगी, प्लीज पुलिस को मत बुलाइए, मैं अभी पर्ची लिख देती हूँ। आसपास खड़े लोग ये सब देख नहीं पाए और बीच में आकर उसे रोकने लगे। सुनो लड़की, ये पर्ची मत लिखना, एक बार लिख दिया तो तुम सच में फंस जाओगी। छोटी बहन, इस पर्ची की कानूनी वैल्यू होती है, बाद में सब कुछ बिक जाने पर भी तुम ये कर्ज नहीं चुका पाओगी। जेयू को लगा कि उसका बना बनाया काम बिगड़ जाएगा, इसलिए उसने भीड़ की तरफ गुस्से से आंखें तरेरी। सब के सब अपना मुंह बंद रखो, यहाँ बड़े मददगार बनने की जरूरत नहीं है, कार्ड तुम्हारी नहीं टूटी है, अगर इतना ही बुरा लग रहा है तो तुम लोग ही इसके बदले पैसे दे दो। ये शी ने मजबूती से अपने होंठ भींच लिए, अगर वह ये पर्ची नहीं लिखेगी तो ये आदमी उसे छोड़ेगा नहीं। अब क्या किया जाए? तभी एक तेज इंजन की आवाज पास आने लगी और एक काली चमचमाती कार सड़क पर बिजली की तरह आई। सबकी नजरें उस फौलादी मशीन पर टिक गईं। अरे भाई, यह तो लैम्बोर्गिनी एवेंटाडोर, बड़ी गाड़ी है, ये तो सुपर लग्जरी कार है। गु जेयू भी फटी आंखों से देखता रह गया। उसकी आंखों में लालच और दीवानगी साफ दिख रही थी। हर लड़के का असली सपना तो यही होता है। लैम्बोर्गिनी उस भीड़-भाड़ वाली सड़क पर धीरे-धीरे आगे बढ़ी। मैंने सड़क के दोनों तरफ नजर दौड़ाई। फुटपाथ पर लोगों का हुजूम था, बस उस मेबैक के पीछे एक पार्किंग की जगह खाली थी। मैंने तुरंत स्टीयरिंग घुमाया और कार का अगला हिस्सा उधर डाल दिया, लेकिन उस खाली जगह पर 2 लोग खड़े थे जो रास्ता रोके हुए थे। मैंने कार का शीशा नीचे किया और बिना किसी एक्सप्रेशन के हाथ से इशारा किया, जरा साइड होना, मुझे कार पार्क करनी है। इस आलीशान कार के रुतबे से डरकर गु जेयू की हिम्मत नहीं हुई कुछ बोलने की। वह चुपचाप फुटपाथ के किनारे हो गया। यह शी भी सहमी हुई एक तरफ हट गई। सही पोजीशन देखकर मैंने कार को आराम से पार्किंग में लगा दिया। सीजर डोर्स, ऊपर खुलने वाले दरवाजे पंखों की तरह स्टाइल से खुले और मैं शेन शिंघे को लेकर कार से बाहर आया। वहां मौजूद सभी लोगों की सांसें थम गईं और अनगिनत तरसती हुई नजरें हमारी तरफ टिक गईं। इसे कहते हैं असली रईस, शहजादा। जरा इसके साथ वाली लड़की को तो देखो, एकदम टॉप क्लास की कॉलेज ब्यूटी है। मैं शेन शिंघे को लेकर जाने ही वाला था कि तभी मेरे दिमाग में सिस्टम की वो रोबोटिक आवाज गूंजी, एक अचानक मिलने वाला टास्क एक्टिवेट हुआ है। रोज एक नेकी करो, सामने खड़ी लड़की को इस मुसीबत से बाहर निकालो, टास्क पूरा करने पर इनाम मिलेगा, हमेशा के लिए गॉड लेवल ड्राइविंग स्किल, और फेल होने पर कोई सजा नहीं। मेरे बढ़ते कदम हवा में ही रुक गए। इस ड्राइविंग स्किल का मजा तो मैं पहले ही छक चुका हूँ, एकदम कमाल की चीज है। मतलब ये टास्क तो मुझे हर हाल में पूरा करना है। तभी मैं घूमा, 2 कदम पीछे आया और बेफिक्री से पूछा, यहाँ क्या तमाशा चल रहा है? गु जेयू को लगा था कि मैं जा चुका हूँ। वह मुझे देखकर हैरान रह गया। वहां खड़े मददगार लोगों ने तुरंत पूरी कहानी सुना दी। यह सब सुनने के बाद मेरे दिमाग में प्लान सेट हो चुका था। नेकी करने का मतलब क्या है? बस पैसा फेंक कर मामला रफा दफा करना। वैसे भी मेरे पास 3 दिन में 1 करोड़ खर्च करने का टास्क था, तो ये अच्छा मौका है ना। मैंने अपने दिमाग में ही सिस्टम से कांटेक्ट किया, अगर मैं इसके बदले पैसे चुकाऊं तो क्या वो मेरे खर्च में काउंट होगा? सिस्टम का जवाब हमेशा की तरह रूखा था, रिक्वेस्ट रिजेक्ट की जाती है। इस तरह का डोनेशन होस्ट के खुद के खर्च में नहीं गिना जाएगा। मैंने मन ही मन अपनी आंखें मूंदी। यार इसके नखरे कितने ज्यादा हैं। जब मैं कोई दूसरा तरीका सोच ही रहा था तभी येशी ने कांपती आवाज में अपना सिर झुकाया, मैं लिखने के लिए तैयार हूँ, बस पुलिस को मत बुलाना। गु जेयू के चेहरे पर एक कमीनी मुस्कान आ गई। उसने तुरंत पेन पेपर आगे बढ़ा दिया, जल्दी लिखो। जैसे ही येशी कांपते हाथों से लिखने लगी, मैंने आगे बढ़कर सीधे पेन छीन लिया। जरा रुको। मैंने आसपास नजर घुमाई और तेजी से दूर खड़े एक मैकेनिक की तरफ भागा। फिर सबकी हैरान नजरों के
के सामने मैंने नोटों की गड्डी उसके हाथ में थमा दी। वह उस्ताद खुश होकर मुस्कुराया और मुझे एक मजबूत भारी हथौड़ा दे दिया। मैं वह हथौड़ा लेकर वापस सीन पर लौटा। गू जेऊ की आंखें डर से फैल गईं। वह पीछे हटने लगा और घबराकर चिल्लाया, तुम पागल हो गए हो क्या? मारना चाहते हो? तुम्हारे पास थोड़े से पैसे क्या आ गए? तुम यहाँ रौब झाड़ रहे हो और कमजोर को सता रहे हो। क्या मुझे गुस्सा नहीं आता? मैंने बिना कुछ बोले मैबैक के आगे वाले हिस्से की तरफ कदम बढ़ाए, हथौड़ा उठाया और सीधे विंडशील्ड सामने के शीशे पर दे मारा। 80 80! गूजेऊ उस टूटते हुए शीशे को देखकर तड़प उठा। ये कार उसके पापा की जान थी, जिसे उन्होंने अपनी आधी जिंदगी की कमाई जोड़कर खरीदा था। मामूली सा स्क्रैच आने पर भी उनका दिल बैठ जाता था और अब तो कार का हुलिया ही बिगड़ चुका था। सामने का शीशा मकड़ी के जाले की तरह बिखर गया और कार का बोनट भी बुरी तरह पिचक गया। गूजेऊ पागलों की तरह रोकने के लिए लपका, रुक जाओ, मत तोड़ो। उसे पूरी तरह टूटता हुआ देखकर मैंने हथौड़ा रोका और कार की छत से नीचे कूद गया। मैंने अनजाने बनने का नाटक करते हुए अपने हाथ फैलाए। ओहो, आई एम रियली सॉरी। अभी हाथ फिसल गया और गलती से तुम्हारी कार पे लग गया। देखो ना क्या से क्या हो गया। मेरे चेहरे पर कोई पछतावा नहीं था, बल्कि एक मजाक उड़ाने वाली हंसी थी। हालांकि सबको साफ दिख रहा था कि मैंने ये जानबूझकर किया है। गू जेऊ गुस्से से पागल होकर चीखा, तुम मुझे बेवकूफ समझ रहे हो क्या? तुम कमीने ने ये सब जानबूझकर बदला लेने के लिए किया है। मैंने अपने कंधे उचकाए और भारी हथौड़े को सड़क पर फेंक दिया। मैंने कहा ना, हाथ फिसल गया था। अब तुम यकीन नहीं करते तो मैं क्या करूं? तुम रुको, अभी मैं पुलिस बुलाकर तुम्हें पकड़वाता हूं। प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने के केस में अंदर करवाऊंगा। गू जेऊ की आंखें गुस्से से लाल हो चुकी थीं और उसका चेहरा तमतमा उठा था। मैंने आराम से कहा, जैसे मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। शौक से बुलाओ, लेकिन एक सलाह देता हूं, अभी तुम मुझसे पैसे मांग सकते हो। पुलिस के आने के बाद इंश्योरेंस कंपनी जो एस्टीमेट बनाएगी, उसमें तुम्हें छवन्नी भी नहीं मिलेगी। कू जेऊ भी ये बात अच्छे से समझता था, पर यह बेइज्जती सहना भी मुश्किल था। सबके सामने उसकी कार टूट गई और वह कुछ नहीं कर पाया। उसका मन तो कर रहा था कि चिल्लाकर कहे, मुझे पैसे नहीं चाहिए, मैं तुझे जेल भिजवाऊंगा, पर उसमें इतना दम नहीं था। उसे पैसों की जरूरत थी। मेबैक की जो हालत हो चुकी थी, अगर उसे रिपेयर कराने के पैसे नहीं मिले तो घर जाने पर उसके पापा उसकी खाल उधेड़ देंगे। गू जेऊ ने दांत पीसते हुए एक अमाउंट बोला, ठीक है, इस नुकसान के 5 लाख रुपए लगेंगे। ये सुनकर मैंने बस अपनी भौहें सिकोड़ी। गू जेऊ को लगा कि उसकी लॉटरी लग गई। अरे ये क्या हुआ? अभी तो बड़ा हीरो बन रहा था, 5 लाख सुनते ही हवा निकल गई। मैं तो इसे कोई बड़ा रईस समझ रहा था, ये तो बस दिखावा कर रहा था। अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे, चलो घुटनों पर बैठो और खुद को थप्पड़ मारो। हर थप्पड़ के बदले मैं तुम्हें 1,000 रुपए दूंगा, मंजूर है? कू जेऊ का घमंड फिर से जाग गया। उसे पक्का यकीन हो गया कि मैं कोई अमीर खानदान से नहीं हूँ, बस हवाबाजी कर रहा था। उसे क्या पता कि मेरी भौहें इसलिए सिकुड़ी थीं क्योंकि मुझे उसका मांगा हुआ अमाउंट बहुत कम लगा था। कार की जो हालत थी, मुझे लगा था वह कम से कम 10 लाख मांगेगा, सिर्फ 5 लाख। इससे तो मेरा 1 करोड़ खर्च करने का टारगेट पूरा भी नहीं होगा। मैंने उसकी बकवास पर ध्यान नहीं दिया और सीधे पास खड़ी एक लड़की के पास गया जो ये सब देख रही थी। सुनो ब्यूटीफुल, 1,000 रुपए में तुम्हारी ये चाय या कोल्ड कॉफी मिलेगी, बेचोगी? वह लड़की तो हकी बक्की रह गई। 8 रुपए की ड्रिंक के लिए 1,000 रुपए। उसने कुछ सेकंड सोचा और फिर पागलों की तरह सिर हिलाया। हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, कोई मजाक है क्या? 8 रुपए की चीज बेचकर सीधे 1,000 का मुनाफा, ये तो बम्पर लॉटरी है। मैंने सिस्टम से निकाले हुए कैश में से नोट निकालकर उसे दिए और ड्रिंक लेकर तुरंत वापस कार के पास आया। मैंने फुर्ती से कार का बोनट खोला, इंजन ऑनेल की कैप हटाई और पूरी की पूरी ड्रिंक उसके अंदर डाल दी। इस अजीब हरकत ने वहां खड़े लोगों के होश उड़ा दिए। अरे ये क्या कर रहा है? गू जेऊ तो बस देखता ही रह गया। अब तो सब खत्म हो गया। इंजन तो कार का दिल होता है, उसमें ये सब चला गया तो कार कबाड़ बन गई। इस सब ड्रामे में मैं भी काफी थक गया था और पसीने से तरबतर हो चुका था। मैं आराम से चलकर गू जेऊ के सामने आया और सिस्टम वाली चेकबुक से एक पेज फाड़कर उसे दिया। ये लो 10 लाख रुपए, ये कबाड़ अब मेरा हुआ, छुट्टे रखने की जरूरत नहीं है। फिर मैंने सदमे में खड़ी येशी की तरफ देखा। ये कार अब मेरी है, तुम्हें एक भी पैसा देने की जरूरत नहीं है, जाओ जाकर अपना एडमिशन करवाओ। इतना कहकर मैं कॉलेज के गेट की तरफ बढ़ गया। वहां मौजूद लोग पहले तो सन्न रह गए, फिर अचानक वहां तारीफों का तूफान आ गया। कमाल है भाई, इसे कहते हैं असली रईस। सिर्फ कार तोड़ने के लिए 10 लाख रुपए फेंक दिए, क्या स्वैग है यार। मैं तो फैन हो गई। ये पक्का उस लड़की की मदद करने के लिए ही आया था ना। ओ माय गॉड, इतना अमीर और इतना अच्छा, ये तो बिल्कुल मेरे सपनों का राजकुमार है। ये लड़का कौन है? मुझे इसका नंबर चाहिए। अब बात सिर्फ लैम्बोर्गिनी की नहीं थी, वहां खड़ी हर लड़की उस पर अपना दिल हार चुकी थी। आखिर इतने हैंडसम, अमीर और नेक दिल लड़के को कौन मना कर सकता है? सू नियनियन भी अब मुझे एक नए नजरिए से देख रही थी। हाइट, लुक्स, पैसा, सब कुछ एकदम परफेक्ट था। उसकी सहेली ने अपने दिल पर हाथ रखकर कहा, नियनियन, यही है वो जो मेरे नसीब में लिखा है। तभी नए स्टूडेंट्स का स्वागत
स्वागत करने वाली सीनियर लड़कियां मेरी तरफ लपकी। जूनियर, हमारा कॉलेज किसी भूल भुलैया जैसा है, चलो मैं तुम्हें खुद तुम्हारे हॉस्टल छोड़कर आती हूँ। जूनियर, इतनी गर्मी में कितना थक गए होंगे, मेरे रूम में ठंडी शिकंजी रखी है, चलोगे थोड़ा आराम करने? इसकी बात मत सुनो जूनियर, इसके पैर मोटे हैं और मेरे पैर लंबे हैं, मैं खुद अपने हाथों से तुम्हारे लिए शिकंजी बनाऊंगी। बेचारी शेन शिंघे उन एक्साइटेड सीनियर्स की भीड़ में कहीं पीछे छूट गई। लड़कियों ने मुझे चारों तरफ से घेर लिया, मैं तो जैसे सबका चहेता सुपरस्टार बन गया। इन सीनियर लाइट डिचकियों ने बगल में खड्डी शिवानी शेन शिंघे को तो भाव तक नहीं दिया। भले ही कोई किसी के साथ हो, क्या फर्क पड़ देता है? इस अल्टीमेट हैंडसम लड़के के आसपास चाहने वालों की कभी कमी नहीं होती। और फिर अभी तो बस कॉलेज का पहला दिन है, क्या पता वो दोनों सिर्फ नॉर्मल दोस्त हों। जब सब लड़कियां ही हैं तो कोई दूसरा इस अमीर जूनियर को अपने जाल में क्यों नहीं फंसा सकता? कुछ नहीं तो प्यारी सी मासूम लड़की ग्रीन टी बन जाएंगी, यहाँ तक कि अटेंशन पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार थी। मैं तो थोड़ा परेशान हो गया। इन लड़कियों का अटैक बहुत ही खतरनाक था। बाकी देखने वाले नए स्टूडेंट्स, खासकर वो लड़के जब मुझे सुंदर लड़कियों से घिरा देख रहे थे तो उनकी आंखों में जलन साफ दिख रही थी। अमीर लोगों के मजे की तो कल्पना भी नहीं की जा सकती। विवेक गुजेयू उस चेक को कसकर पकड़े हुए था और गुस्से में राहुल येशी को घूर रहा था। तू रुक बेटा, मैं तुझे देखता हूँ। फिर उसने घूमकर लड़कियों से घिरे हुए मुझे देखा और मन ही मन गालियां देने लगा। ये साला कहाँ से टपक गया, जानबूझकर मेरे रास्ते में आ रहा है क्या? आज तो उसकी इज्जत का कचरा हो गया था। शायद बहुत जल्द ये बात कॉलेज के ऑनलाइन ग्रुप्स में फैल जाएगी और वो पूरे कॉलेज में मजाक का पात्र बन जाएगा। बिल्कुल एक जोकर की तरह लग रहा था जिसका पोपट हो गया हो। अभी कुछ देर पहले सबके सामने कितना उछल रहा था और अब उतनी ही बुरी हालत थी। वो तो यहाँ तक सोचने लगा कि क्या इस टाइम कॉलेज बदलने का पेपर वर्क हो सकता है। इज्जत तो ऐसी गई कि वापस नहीं आने वाली। पैसा, लुक्स या बॉडी, हर चीज में मैंने उसे बुरी तरह पछाड़ दिया था। यहाँ तक कि हीरो बनकर लड़की को बचाने का उसका स्टाइल भी फेल हो गया। विवेक को हार मानकर अपनी कार से वहां से खिसकना पड़ा। राहुल मुझसे थैंक यू बोलने के लिए आगे आना चाहता था, पर लड़कियों की उस मजबूत दीवार को देखकर उसे बीच में घुसने का मौका ही नहीं मिला। मैं भी उस समय बस मुस्कुरा रहा था। सच कहूं तो मुझे ऐसा फेमस बंदा नहीं बनना था। मैं तो बस शांति से अपनी कॉलेज लाइफ बिताना चाहता था। पर क्या करे, इस सिस्टम को तो मेरा शोर मचाना ही पसंद है और अब इन सीनियर लड़कियों के बीच में ऐसा फंसा कि भागने का रास्ता ही नहीं था। लड़कियों ने देखा कि सीधे बात नहीं बन रही तो उन्होंने अपना प्लान बदला और सोचा कि पहले कांटेक्ट नंबर ले लेती हैं, फिर धीरे धीरे बात बढ़ाएंगी। ओ भाई, क्या हम फ्रेंड्स बन सकते हैं? आगे कॉलेज में कोई भी प्रॉब्लम हो तो अपनी सीनियर को याद करना। जूनियर, जल्दी से मुझे स्कैन करो, आगे से लाइब्रेरी की सीट तुम्हारे लिए बुक रहेगी। मुझे समझ आ गया कि आज नंबर दिए बिना पीछा नहीं छूटने वाला, तो मैंने मजबूरी में अपने फोन का क्यूआर कोड निकाल लिया। फोन का नोटिफिकेशन टोन लगातार बजता रहा और दर्जनों सुंदर सीनियर्स मेरे फ्रेंड लिस्ट में शामिल हो गई। मैं तो बस रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करते करते थक गया। अपना काम होने के बाद ऑल्डिडेकियां समझदारी से वहां से हट गईं और सब अपने अपने तरीके से मुझे इम्प्रेस करने की प्लानिंग करने लगी। यह तो सच में एक हाई लेवल का गेम चल रहा था। ये सब देखकर बाकी लड़के के सन्नाटे में आ गए। उनके दिल में जलन और जलन के सिवा कुछ नहीं था। आखिर कौन नहीं चाहता कि वो 18 साल की उम्र में लैम्बोर्गिनी से कॉलेज आए। दूसरी तरफ उनके पास सुपर कार तो दूर, एक स्कूटी तक नहीं थी। रोज आने जाने के लिए बस या पैदल का सहारा था और ऑटो कैब बुक करने से पहले भी कूपन ढूंढते थे। इस पल सबको एहसास हो गया कि इंसानों के बीच का अंतर कभी कभी समंदर की गहराई से भी ज्यादा होता है। शिवानी ने जब देखा कि भीड़ कम हो गई है तो वो मेरे पास आई और मुस्कुराकर बोली, वाह स्टार, तुम्हारा जलवा तो सच में बहुत ज्यादा है। मैंने लाचारी से अपने कंधे उचकाए। ज्यादा हैंडसम होना भी एक आफत है। मैं तो सच में शांत रहना चाहता था। शिवानी ने यह सुनकर अपनी आंखें घुमाई। वो लड़कियां तुम्हारी कार देखकर आई थी, समझे? तुम्हारे लुक्स से उन्हें कोई मतलब नहीं था। फिर उसने अपनी बात संभाली और धीरे से बोली, आज ड्रॉप करने के लिए थैंक्स। क्या शाम को तुम फ्री हो? अगर बुरा न माने तो मैं तुम्हें कॉलेज कैंटीन में सिंपल खाने पर इनवाइट करना चाहती हूँ। ये पहली बार था जब उसने खुद किसी लड़के को खाने के लिए पूछा था, वरना उसे पूछने वालों की लाइन तो कॉलेज के मैदान के 3 चक्कर लगा ले। बिल्कुल, तुम जब चाहो मुझे कांटेक्ट कर सकती हो। मैंने बिना सोचे हाँ कह दिया। शिवानी के दिल का बोझ हल्का हो गया और उसके चेहरे पर एक छुपी हुई खुशी आ गई। ठीक इसी समय सिस्टम की वो रोबोट जैसी आवाज मेरे दिमाग में गूंजी, बधाई हो होस्ट, आपने डेली गुड डीड का टास्क पूरा कर लिया है। आपको परमानेंट टॉप रेसिंग ड्राइवर की स्किल दी जाती है। मैंने हैरानी से पूछा, इस बार सीधे परमानेंट क्यों? पहले तो बस कुछ समय के लिए मिलती थी। सिस्टम ने आराम से जवाब दिया, देखा गया है कि होस्ट ने कॉलेज का पहला टास्क पूरा कर लिया है। बेसिक लेवल क्लियर हो चुका है। अब सिस्टम का 2.0 वर्जन अपडेट हो रहा है। आगे के इनाम और भी ढांसू होंगे। अब आपको एक वर्ल्ड क्लास फाइटिंग स्किल का एक्सपीरियंस कार्ड मिलता है। साथ ही होस्ट का अट्रैक्शन लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। ये सिस्टम आपको इस यूनिवर्स का इकलौता सबसे अमीर और हैंडसम बंदा बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ देगा। कृपया अपना दिल थाम कर रखें। आवाज बंद होते ही मुझे महसूस हुआ कि मेरी पीठ एकदम सीधी और मजबूत हो गई है। चेस्ट और एब्स भी शेप में आने लगे हैं। मैंने सिस्टम से इसकी वजह पूछी तो सिस्टम ने बताया, अट्रैक्शन लेवल बढ़ने से एलडीडी की पसंद के हिसाब से आपकी बॉडी का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है।
अब आप एक परफेक्ट हैंडसम हंक बन चुके हैं। शिवानी जैसे ही कुछ बोलने वाली थी, उसकी नजर मेरे चेहरे पर पड़ी और उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वहां से गुजरने वाली बाकी लड़कियां तो वहीं की वहीं जम गईं। उनकी नजरें मुझ पर ऐसे चिपक गईं जैसे कभी हटेंगी ही नहीं। उनका लुक ऐसा था जैसे मुझे अभी खा जाएंगी। ओ माय गॉड, उस हैंडसम लाड डेके को देखो। अरे भाई, ये कौन सा एक्टर आ गया? इतना सुंदर कैसे हो सकता है कोई? मुझे लाइफ में पहली बार लगा कि मैं चिद्धिया घर का कोई कीमती जानवर बन गया हूँ, जहाँ सब लड़कियां खद्दी होकर फोटो खींच रही थी। मुंह जैसे शांत रहने वाले इंसान के लिए ये किसी सजा से कम नहीं था। सिस्टम भैया, तुमने तो मुझे फंसा दिया। शिवानी का चेहरा लाल हो गया। जाते जाते उसकी आवाज में थोड़ा अपनापन था। मैं शाम को तुम्हें कॉल करूंगी, मैंने धीरे से हाँ कह दिया। आखिर ये लड़कियों के हॉस्टल के नीचे का एरिया था। मैं जैसे ही वहां आया, पूरी बिल्डिंग की लड़कियां बालकनी से नीचे झांकने लगीं। ठीक है, तो मैं ऊपर जाती हूँ। शिवानी की आवाज हमेशा की तरह शांत नहीं थी, बल्कि उसमें थोड़ी सी नरमी थी। ओके, कोई काम हो तो बताना। ये कहकर मैं वहां से निकल गया। पंकज फैंटोंग ने अपनी ऑडिये 4 को कॉलेज के एक सुनसान कोने में चुपचाप पार्क किया था। ये जगह सिर्फ पुराने शातिर लोग ही जानते थे। आसपास कोई नहीं था। उसने अपना सारा एटीट्यूड साइड में रखा और सोचने लगा कि आगे से एक नॉर्मल स्कूटी ले लेगा। शांति से रहना ही बेस्ट है। पंकज अपने रूम में आकर बेड ठीक कर रहा था कि तभी रूम का दरवाजा खुला। उसने सोचा कि नया रूममेट आया है, तो उसने खुशी से पीछे घूमकर स्वागत करना चाहा। हेलो रूममेट, कैसे हो? पर जैसे ही वो घूमा, उसने एक ऐसा चेहरा देखा जिसे वो कभी नहीं भूल सकता था। ये तो वही लैम्बोर्गिनी वाला सुपर अमीर बंदा था। पंकज एकदम सन्न रह गया। अरे, तुम मेरे रूम में क्या कर रहे हो? उसके दिमाग में एक डरावना थॉट आया और उसका चेहरा सफेद बड़ेडिच गया। कहीं तुम ही मेरे नए रूममेट तो नहीं हो? मैंने भी उसके लाल बालों से उसे पहचान लिया। अरे वाह, तुम्हारी ओंडी तो बहुत तेज भागती है, मुझसे भी पहले पहुंच गए। पंकज ने एक झूठी सी मुस्कान बनाई। भाई, अब मजे मत लो प्लीज। आपके पास इतनी महंगी कार है, फिर भी आप हमारे इस नॉर्मल से रूम में रहने आए हो। मैंने अपने हाथ फैलाए। इसमें क्या प्रॉब्लम है? ये तो नॉर्मल है। पंकज को अचानक कुछ याद आया और उसने आंखें बड्ढी करके चिल्लाकर कहा, अच्छा, तो नए स्टूडेंट्स के ग्रुप में वो 10 लाख के नोटों की बारिश करने वाले अमीर तुम ही थे। उसने सारी कड्डियां में जोड़ डली थी। पूरे कॉलेज में ग्रुप में इतना पैसा लुटाने की औकात बहुत कम लोगों की थी। उसने जैसे ही मुझे ग्रुप में ऐड किया था, वैसे ही पैसों की बारिश शुरू हो गई थी। अब समझ आया कि करोड़ों की कार वाले के अलावा ये कौन कर सकता है। मैंने आराम से कहा, हाँ मैं ही था। वैसे तो मैं 100 लाख 1 मिलियन भेजना चाहता था, पर उस ऐप की लिमिट ही 10 लाख की थी। तुम तो मेरे फ्रेंड लिस्ट में हो ही, ग्रुप में मेरा प्रोफाइल पिक देख लेते। ये सुनते ही पंकज के पैर कांपने लगे और वो सीधे मेरे सामने घुटनों पर आ गया। पहले उसका पूरा ध्यान शिवानी पर था, तो उसने ग्रुप में देखा ही नहीं कि पैसे किसने भेजे थे। उसने मेरे पैर पकड़े डीएच लिए और रोते हुए बोला, भाई, आज से तुम मेरे बड्ढे भाई हो। प्लीज मुझे अपना छोटा भाई बना लो। उसे इतना समझदार देखकर मैंने उसे उठाने की कोशिश की। अरे उठो उठो, हम एक ही रूम के भाई हैं। पंकज और जोर से रोने लगा। उसे पता था कि उसका पूरा ड्रामा मैंने अपनी आंखों से देखा है। अगर ये बात बाहर गई तो कॉलेज में उसकी क्या इज्जत रह जाएगी। भाई, अगर तुमने मुझे अपना छोटा भाई नहीं माना तो मैं नहीं उठूंगा। आगे से मैं तुम्हारे सारे काम करूंगा, पानी लाऊंगा और बेड भी सही करूंगा। दूसरी तरफ विवेक अपनी ब्लैक कार लेकर कॉलेज के पिछले गेट से आया था। कार में उसने उस चेक को कम से कम 800 बार पलट कर देखा था। यहाँ तक कि बैंक में काम करने वाले अपने अंकल को फोन करके चेक के असली होने की बात कंफर्म की थी। तब जाकर उसकी जान में जान आई। विवेक अपना सूटकेस लेकर हॉस्टल की तरफ आ रहा था। अच्छा हुआ कि उसने मास्क पहना हुआ था और सुबह की बात अभी ज्यादा फैली नहीं थी। कम से कम रूम के नए साथियों को उसकी इस बेइज्जती के बारे में नहीं पता होगा। उसने जैसे ही रूम का दरवाजा खोला तो देखा कि एक लाल बालों वाला लड़का जमीन पर घुटनों के बल बैठा है और किसी को भाई बोल रहा है। विवेक के मन में नफरत आई। आजकल के लड़कों में कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है। मिलते ही भाई बाप बनाने लगे, मर्दों का नाम खराब कर रहे हैं। पर जैसे ही उसने उस लड़के का चेहरा देखा जिसके सामने वो बैठा था, उसके अपने पैर भी कांप गए और वो भी सीधे घुटनों के बल बैठ गया। पूरा रूम एकदम शांत हो गया, जैसे टाइम रुक गया हो। भाई, प्लीज मुझे भी अपना छोटा भाई बना लो। विवेक तो जैसे रोने ही वाला था। जिस चीज का डर था वही हुआ, जिससे बचना चाहता था वही सामने आ गया। वो और पंकज दोनों कोई सीधे साधे इंसान नहीं थे। दोनों अपना अपना प्लान बना रहे थे, पर किस्मत देखो, दोनों सही टाइम पर मेरे सामने साइड कैरेक्टर बन गए। भाई, तुम्हारा नाम अमित शाओयान है ना? आज सुबह कॉलेज के गेट पर मुझसे गलती हो गई, मैं तुम्हें पहचान नहीं पाया। अब से हम सब भाई हैं। क्या पुरानी बात को भुलाया जा सकता है? विवेक का चेहरा ऐसा था जैसे उसने कोई कड़ी डीडेवी दवा खा ली हो। उसकी कॉलेज लाइफ शुरू होते ही खत्म सी हो गई थी। पंकज को भी अब समझ आ गया था कि दूसरा रूममेट कोई और नहीं बल्कि सुबह बेइज्जत होने वाला विवेक ही है। तभी इतना डर गया है। पंकज ने तुरंत साथ देते हुए कहा, हाँ भाई, हमारे रूम का एक लीडर होना चाहिए और आपके अलावा ये काम कोई नहीं कर सकता। फिर उसने विवेक की तरफ देखा। मैं सबसे छोटा हूँ तो मैं तीसरे नंबर पर रहूंगा। मैंने ज्यादा कुछ नहीं कहा, बस अपना सिर हिलाया। सब भाई हैं, आगे साथ ही रहना है, पुरानी बातें खत्म करो। विवेक और पंकज ने एक साथ चैन की सांस ली।
उन्हें सबसे ज्यादा डर इसी बात का था कि कहीं मैं पुरानी बातों को लेकर बैठा ना रहूं। मुझे इतना शांत और अच्छे दिल का देखकर उनका डर कम हो गया। उन्हें अच्छे से पता था कि मैं लैम्बोर्गिनी वाला सुपर अमीर लड्डे का हूँ और ऐसे लोगों का गुस्सा बहुत खराब होता है, पर मैं तो बहुत ही नॉर्मल निकला। बेशक उनका मेरे सामने इतना झुकना अपने फायदे के लिए भी था। आखिर उनकी इज्जत की चाबी मेरे हाथ में थी। अगर मुझे गुस्सा आया और मैंने ये बातें सबको बता दी तो वो पूरे कॉलेज में किसी को अपना चेहरा दिखाने लायक नहीं बचेंगे। कमरे में चारों तरफ नजर घुमाकर जब फान तुंग को मेरा कोई सामान नहीं दिखा तो वह पास आया और बोला, भैया आपका सामान कहाँ है, लाइए मैं उसे सहेज देता हूँ। मैं थोड़ा चौंक गया और आराम से बोला, लाया ही नहीं। यह सुनकर गुजियों और फान तुंग की आंखें फटी की फटी रह गई। भाई इसे कहते हैं असली रईस, घर से निकलते वक्त कुछ भी नहीं लाए, जहां पहुंचे वहीं सब कुछ नया खरीद लिया। गुजियू एकदम मस्त अंदाज में हंसा और बोला, भैया अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं एक ऐसे बंदे को जानता हूँ जो एकदम टॉप क्लास के बिस्तर बनाता है, बस उसके दाम थोड़े आसमान छूने वाले हैं। यह सुनकर मेरी आंखें चमक उठी। मुझे तो लगा था कि इन दोनों नमूनों को साथ रखने का कोई फायदा नहीं होगा, पर अब समझ आया कि ये दोनों भी बड़ी चीज हैं। ये दोनों इलाके के नामी खर्चीले लड़के थे। अगर इनके पास और ज्यादा पैसा होता तो ये खर्च करने के मामले में सबको पीछे छोड़ देते। इसी गुजियो को देख लो, अपने घर की मेबैक कार लेकर रौब झाड़ने आ गया था और आते ही छा गया। कहते हैं ना कि तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा नहीं, यहाँ तो दो उस्ताद मिल गए। मुझे पैसे ठिकाने लगाने की टेंशन थी और इन दोनों के आते ही मेरा काम आसान हो गया। अब आगे का सारा जिम्मा इन्हीं का है। मैंने तुरंत कहा, तो फिर देर किस बात की, जल्दी दुकान वाले से बात करो। पैसे की कोई कमी नहीं है, बस सामान एकदम ढासू होना चाहिए, सब कुछ सेट करवा दो। मेरे दिल में तो अजीब सी घबराहट थी। मुझे जल्दी से जल्दी पैसे लुटाने थे, नहीं तो 3 दिन बाद जो सजा मिलती उससे मेरा खेल खत्म हो जाता। गू जियू ने जब सुना कि पैसे की कोई टेंशन नहीं है तो उसे समझ आ गया कि उसने एकदम सही बंदे का हाथ पकड़ा है। वह खुशी से उछल पड़ा और बोला, बिल्कुल भैया। उसने बताया कि वह दुकान स्पेशल ऑर्डर पर आलीशान बिस्तर बनाती है और ब्रांडेड सामान यूज करती है। वहाँ की सबसे सस्ती चादर भी 40,000 से शुरू होती है। मैं तो बहुत खुश हुआ। जब साथ में ऐसा खर्च कराने वाला जोड़ीदार हो तो दिल खुश हो जाता है। मैंने तुरंत फैसला सुना दिया। मैंने सीधे ऑर्डर दिया, छोटे भाई अभी के अभी फोन लगाओ और हॉस्टल के साइज के हिसाब से 3 सबसे शानदार सेट बुक करो। कोशिश करो कि आज रात तक ही सामान आ जाए। गू जियू मन ही मन बहुत खुश था। बड़े भाई के साथ रहने का यही तो मजा है। ऐसे आलीशान गद्दे पर सोने का सपना तो वह कब से देख रहा था, पर उसका परिवार कोई बहुत बड़ा रईस नहीं था, बस ठीक ठाक अमीर था। 1000-2000 की चीज तो वह आराम से ले लेता, पर जब बात हजारों लाखों की हो तो उसे खरीदने में आधे महीने की जेब ढीली हो जाती। फान तुंग ने जब सुना कि उसका भी हिस्सा है तो वह खुशी से फूला नहीं समाया और बार बार शुक्रिया कहते हुए बोला, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। अब से आपका ये छोटा भाई आपके लिए जान भी हाजिर कर देगा, कभी धोखा नहीं देगा। मैंने हाथ हिलाते हुए कहा, मैं कोई जालिम इंसान नहीं हूँ, रिलैक्स रहो। आगे चलकर तुमसे बस छोटे मोटे काम करवाऊंगा, कोई मजदूरी नहीं करानी। गुजियो बहुत चालाक था। वह तुरंत पास आकर अपनी तारीफ करने लगा, भैया मुझ में वैसे तो कोई खास खूबी नहीं है, पर इस कॉलेज में मेरी पूरी हनक चलती है। कोई मुझसे पंगा नहीं ले सकता क्योंकि यहाँ के बड़े साहब मेरे अंकल हैं। मैंने तुरंत गंभीर होकर कहा, जब मुझे बड़ा भाई माना है तो मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो, बाहर हमेशा शांत रहा करो, कहीं ऐसा ना हो कि किसी गलत इंसान से पाला पड़ जाए। गू जियू ने अपना सिर खुजलाया और नासमझ बनते हुए पूछा, पर भैया आप खुद इतने ठाट बाट से क्यों रहते हैं? मेरी बोलती बंद हो गई। मैंने कहा, क्योंकि मैं खुद मजबूर हूँ। गू जियू और परेशान हो गया, भैया आपके पास सब कुछ है, आपको कौन मजबूर कर सकता है? मैंने उदास होकर उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, अरे भाई अमीरों के अपने दुख होते हैं, बाद में समझोगे। फान तुंग कुछ पूछने ही वाला था कि मैंने उसे बीच में ही रोक दिया। मैं इस बात को और नहीं खींचना चाहता था। मैंने हाथ से इशारा किया, ठीक है बहुत समय हो गया, छोटे भाई जल्दी फोन मिलाओ और गद्दे का ऑर्डर दो। गू जियू ने बिना देर किए तुरंत फोन लगाया, हेलो, मुझे आपके यहाँ के 3 सबसे महंगे और शानदार गद्दे चाहिए। फोन के दूसरी तरफ बैठे मैनेजर ने कुछ सेकंड सोचा और फिर पूछा, आप गू साहब के बेटे बोल रहे हैं ना? आपको पता भी है कि हमारे सबसे महंगे गद्दे की कीमत क्या है? मेरी मानो तो कोई सस्ता वाला देख लो। क्यों भाई, किसे कम समझ रहे हो? अब मेरे जैसा सहारा साथ था तो गू जियू की आवाज में भी दम आ गया था। वह आम दिनों से ज्यादा रौब में बात कर रहा था। मैनेजर ने उधर से हंसते हुए बेइज्जती की, एक छोटा सा मसाज सेंटर ही तो चलाते हो, खुद को कोई बहुत बड़ा नवाब समझ रहे हो क्या? जितनी तुम्हारी हैसियत है उसमें कौन सा खरीद पाओगे? गुजियू का खून खौल उठा। तुमने क्या कहा? तमीज से बात करो, नहीं तो ये बिजनेस तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा। पर मैनेजर को कोई फर्क नहीं पड़ा। माफ करना, मेरा बात करने का अंदाज यही है और तुम्हारी इतनी औकात नहीं कि मुझसे इतनी बड़ी डील कर सको। उसकी बातों से साफ नफरत झलक रही थी। गुजियू का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने तुम बस देखते जाओ कहकर फोन काट दिया और सीधे कंपनी के सबसे बड़े मालिक का नंबर निकालकर फोन घुमा दिया। हेलो, कौन बोल रहा है? उधर से एक गंभीर और मैच्योर आवाज आई। गुजियू ने सीधे मुद्दे की बात
की, सुनिए मुझे शिकायत करनी है, मैं आपकी दुकान से गद्दे खरीदना चाहता हूँ, लेकिन आपके कर्मचारी का व्यवहार बहुत ही बकवास है। बड़े मालिक ने जब सुना कि यह इतनी मामूली बात है तो वह चिढ़कर बोला, ये सब देखना मेरा काम नहीं है, इसके लिए अपने एरिया के मैनेजर से बात करो। गुजियू कुछ और कहना चाहता था पर मैं अब बोर हो चुका था। एक छोटा सा सामान खरीदने में इतनी नौटंकी सरासर वक्त की बर्बादी थी। मैंने तुरंत उसके हाथ से फोन छीन लिया और भारी आवाज में बोला, सच में तुम्हें परवाह नहीं है? मुझे तुम्हारे यहाँ के 3 सबसे महंगे गद्दे चाहिए, वही जो 10-10 लाख के आते हैं। अगर तुम्हें नहीं बेचना तो मैं कहीं और देख लेता हूँ, बाजार में और भी बहुत से ब्रांड है। 10 लाख सुनते ही बड़े मालिक के सुर बदल गए। वह एकदम इज्जत से बोला, क्या आप हमारे सोने के धागे वाले शाही गद्दे की बात कर रहे हैं? मुझे इसमें मजा आने लगा। मैंने पूछा, क्या वह सच में बहुत महंगा है? मालिक ने तुरंत तारीफों के पुल बांधने शुरू कर दिए। वह हमारा सबसे खास सामान है जिसे हाथों से बनाया जाता है। उसके अंदर असली नस्ल के घोड़ों के बाल यूज होते हैं और उसमें सोने की जरी का काम होता है, इसलिए उसकी कीमत बहुत ज्यादा है। मैंने मन ही मन हामी भरी और सीधे फाइनल किया, 40 लाख दूंगा। तुरंत 3 सेट तैयार करके साउथ यूनिवर्सिटी भेज दो। मालिक ये सुनकर अपनी कुर्सी से गिरते गिरते बचा। गद्दे ऐसे खरीद रहा था जैसे कोई सब्जी खरीद रहा हो। एक बार में 3 सेट, इतना बड़ा ऑर्डर देखकर वह हैरान था। उसने संकोच करते हुए कहा, सर इसे बनाने में थोड़ा समय लगता है, ज्यादा बातें मत बनाओ। जो 10 लाख एक्स्ट्रा दे रहा हूँ वह काम जल्दी करने के लिए ही है। और हाँ, उस बदतमीज कर्मचारी का क्या करना है वह मुझे बताओ, मैंने सीधे शब्दों में कहा। मालिक तो खुशी से झूम उठा। उसने तुरंत भरोसा दिलाते हुए कहा, सर आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, शाम होने से पहले सामान आपके कॉलेज पहुंच जाएगा। और उस बेवकूफ नौकर को हम अभी के अभी नौकरी से निकाल रहे हैं। उसने यह भी नहीं पूछा कि गलती क्या थी, बस उस मूर्ख को बाहर का रास्ता दिखा दिया। कर्मचारी तो और मिल जाएंगे पर ऐसा रईस ग्राहक बार बार नहीं मिलता। मैंने आराम से कहा, ठीक है जल्दी करो, चादर और तकिए के कवर भी सबसे बेस्ट होने चाहिए, सब साथ में भेज देना। इतना कहकर मैंने फोन रख दिया। गु जियू और फान तुंग बगल में खड़े होकर सब देख रहे थे और हैरान थे। वे मन ही मन सोच रहे थे कि भाई साहब, हमारे बड़े भाई का शौक तो सच में बेहद अनोखा और खर्चीला है। उधर जैसे ही 40 लाख रुपए खाते में आए, बड़ा मालिक अपनी कुर्सी से उछल पड़ा। उसने तुरंत फोन उठाया और चिल्लाते हुए फैक्ट्री में बोला, हेलो फैक्ट्री, तुरंत हॉस्टल के साइज के 3 सोने के शाही गद्दे बनाना शुरू करो। बाकी सारे काम रोक दो, पूरी ताकत लगा दो। आज शाम होने से पहले सामान तैयार हो जाना चाहिए। वहाँ काम करने वाले लोग हैरान थे, पर पैसे की ताकत ही ऐसी होती है। पूरी फैक्ट्री दिन रात एक करके काम में जुट गई। सिर्फ 2 घंटे के अंदर तीनों गद्दे बनकर तैयार हो गए और शाम से पहले काम खत्म हो गया। मालिक इस स्पीड से बहुत खुश हुआ और उसने सभी काम करने वालों को इनाम के तौर पर जल्दी घर जाने की छुट्टी दे दी। अब बारी थी सामान को भेजने की। कोई आम गाड़ी इसके लिए सही नहीं थी। मालिक ने सोचा कि खरीदने वाला एक स्टूडेंट है और आजकल के युवाओं को दिखावा करना बहुत पसंद होता है। इतने पैसे खर्च करके गद्दे खरीदे हैं तो यकीनन रौब जमाने के लिए ही खरीदे होंगे। इसीलिए ठाट बाट पूरा होना चाहिए ताकि पूरे कॉलेज को पता चल जाए कि किसी ने 40 लाख रुपए खर्च करके 3 गद्दे मंगवाए हैं। शाम के 5 बजते ही जब खाने का समय हुआ और सब बच्चे मेस की तरफ भाग रहे थे, तभी एक महंगी बेंटले कार एकदम आराम से कॉलेज के अंदर आई। उसके पीछे 12 एक जैसी मर्सिडीज S300 कारें चल रही थी जो बॉडीगार्ड की तरह मुख्य कार की रक्षा कर रही थी। ये कारों का काफिला चलते हुए किसी नजारे से कम नहीं था। सबसे पीछे तो एक रहस्यमयी काला ट्रक भी आ रहा था। पास से गुजरने वाले छात्रों ने जब उस पर लगे बैनर को देखा तो सबके होश उड़ गए। बैनर पर लिखा था, साउथ यूनिवर्सिटी के नए छात्र शॉ ने 40 लाख में खास तौर पर तैयार करवाए 3 गद्दे। ये रईसी तो बिल्कुल होश उड़ाने वाली थी। इतना भयंकर इंतजाम, वो भी सिर्फ कुछ गद्दे पहुंचाने के लिए। आगे बेंटले और पीछे मर्सिडीज का काफिला। यह नजारा किसी शाही सेना जैसा लग रहा था। ये भारी भरकम काफिला आखिरकार लड़कों के हॉस्टल के नीचे जाकर रुक गया। कार का गेट खुलते ही काले सूट और सफेद दस्ताने पहने 10-12 तगड़े आदमी बाहर आए। उनकी हरकतें एकदम एक जैसी थीं और वे तुरंत 2 लाइनों में बिल्कुल सीधे खड़े हो गए, जैसे कोई खास ट्रेनिंग मिली हो। उस काले ट्रक को घेर कर वे ऐसे खड़े थे कि कैश वैन की सुरक्षा भी इसके आगे फीकी लगे। ट्रक से उस इलाके का सबसे बड़ा मैनेजर नीचे उतरा, जो अपनी बात का वजन रखने के लिए खुद की बेंटले लेकर आया था। खड़े होने के बाद उसने अपने आदमियों को इशारा किया। तुरंत उन 10 सूट वाले आदमियों ने एक साथ तेज आवाज में नारा लगाया, भरोसा नहीं तोड़ेंगे, काम पूरा करके ही मानेंगे। इस तेज आवाज ने पूरे हॉस्टल के लड़कों को तमाशा देखने के लिए बाहर आने पर मजबूर कर दिया। ट्रक का बैनर देखते ही बहुत से लोगों ने तुरंत फोन निकालकर तस्वीरें खींचना शुरू कर दिया। वहां चारों तरफ शोर और बातें होने लगी। मैं गैलरी से नीचे देख रहा था और खुद हैरान था। ये कुछ ज्यादा ही दिखावा नहीं हो गया? मैं तो बस शांत रहना चाहता था। नीचे खड़े वे लोग मेरी तरफ देखकर झुककर सलाम करने लगे। हॉस्टल में बातों का बाजार गर्म हो गया। अरे भाई, ये कौन सा अमीर बंदा है? ये इंतजाम तो एकदम गजब है। उस रईस के
गद्दों की कीमत क्या बताई? 40 लाख। मजाक है क्या? 40 लाख के 3 गद्दे, फिर पढ़ाई करने की क्या जरूरत है? ये बंदा तो आते ही इतना छा गया, मैं अगर आगे की पढ़ाई करते करते भी मर जाऊं तो भी अपनी पूरी जिंदगी में इसका एक गद्दा नहीं खरीद पाऊंगा। मैं आसपास के लोगों की बातें सुनकर परेशान हो रहा था, मेरा सिर फटा जा रहा था। अचानक मेरा मन हुआ कि मैं इस सामान को लेने से ही मना कर दूं। तभी गुजेयू मेरे पास आया और मक्खन लगाते हुए बोला, भैया गद्दे आ गए हैं, मैं अभी उनसे कहकर इन्हें ऊपर मंगवाता हूँ और आपके बिस्तर पर सजवा देता हूँ। ये बंदा बड़ा तेज निकला, इतना अच्छा भाव खाने का मौका भला कौन हाथ से जाने देता। ऐसे खास समय पर हर कोई अपनी पहचान बनाना चाहता है, यह मौका तो कभी कभार ही मिलता है, इसलिए उसने इसे लपक लिया। यह सुनते ही फैनतोंग बेचैन हो गया। मंझले भैया, इतने छोटे काम के लिए आपको कष्ट करने की क्या जरूरत है? आप और बड़े भैया ऊपर आराम कीजिए, मैं नीचे जाकर सब संभाल लेता हूँ। गुजेयू उसकी चालाकी समझ गया और हंसकर बोला, छोटे भाई तुम सबसे जूनियर हो, एक बड़े भाई के नाते मुझे तुम्हारा ख्याल रखना चाहिए ना, इसलिए मैं ही जाता हूँ। फैनतोंग मन ही मन बहुत दुखी हुआ, पर चेहरे पर झूठी हंसी लाकर बोला, जब मंझले भैया ने यह बात कह ही दी है तो मेरा दिल नहीं मानता कि मैं आपको काम पर भेजूं, इसलिए मैं ही जाऊंगा। मैं पूरी तरह तंग आ चुका था। मैंने हाथ हिलाते हुए कहा, बस करो, तुम दोनों साथ चले जाओ। वैसे भी मैंने 3 सेट खरीदे हैं, बाकी के 2 तुम दोनों के ही हैं, उनसे कहो कि सीधे हमारे कमरे में पहुंचा दें। यह सुनते ही फैनतोंग और गुजेयू बहस करना भूल गए और तुरंत नीचे की तरफ तेजी से भागे। नीचे का नजारा इतना आकर्षक था कि सामने लड़कियों के हॉस्टल की खिड़कियों पर भी भीड़ जमा हो गई थी। सब उस अमीर शौ की एक झलक देखना चाहती थी। गुजेयू और फैनतोंग जैसे ही हॉस्टल के गेट से बाहर आए, उन्होंने अपनी छाती चौड़ी कर ली और पूरे टशन में आ गए। सबकी नजरों के बीच वे दोनों धीरे धीरे उस मुख्य मैनेजर की तरफ बढ़े। दोनों के मन में लड्डू फूट रहे थे। उन्हें लगा कि जिंदगी में आज तक उन्होंने जितना भी भौकाल बनाया है वो इस पल के सामने कुछ भी नहीं है। वे चाहते थे कि यह रास्ता कभी खत्म ही ना हो। जब वे दोनों आखिरकार मैनेजर के सामने पहुंचे तो गुजेयू ने अपना गला साफ किया और गंभीर आवाज में बोला, हमारे बड़े भैया ने कहा है कि इन गद्दों को ऊपर पहुंचा दो और हमारे बिस्तरों पर अच्छे से लगा दो। मैनेजर ने यह सुना तो उसका चेहरा एकदम गंभीर हो गया। उसने अपनी पीठ सीधी की और पूरी इज्जत से कहा, बिल्कुल, यह तो हमारा फर्ज है। इसके तुरंत बाद उसने बिना सोचे अपने आदमियों को हुक्म दिया, सब सावधान, सामान उतारना शुरू करो। इस तेज हुक्म के साथ ही उन सूट वाले तगड़े आदमियों ने काम शुरू कर दिया। वे सब पूर्व सैनिक थे, इसीलिए अनुशासन उनके खून में था। उनकी हरकतें एकदम सटीक थीं और वे काम को बहुत तेजी से अंजाम दे रहे थे। कुछ लोग लपक कर ट्रक के पीछे गए और फुर्ती से पिछला गेट खोल दिया। 3 मजबूत आदमियों ने ट्रक पर चढ़कर उन भारी बक्सों को संभाला और बहुत ही आराम से नीचे ले आए। पूरा काम इतने बेहतरीन तरीके से हुआ कि देखने वाले देखते रह गए। वे लोग गुजेयू और फैनतोंग के पीछे पीछे ऊपर आए और सीधे हमारे कमरे में पहुंचे। उन्होंने फुर्ती से तीनों बिस्तर साफ किए और बक्सों में से वे लाखों के गद्दे निकालकर बहुत ही करीने से बिछा दिए। शौ भैया, हमारा काम पूरा हुआ। मैनेजर ने एक सोने के पानी से रंगा हुआ कीमती कार्ड मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहा, यह मेरा नंबर है, आगे कभी भी कोई काम हो तो याद कीजिएगा। अब हम चलते हैं। मैंने उदास चेहरा बनाकर हाथ हिलाया। ठीक है, जरूरत होने पर फोन करूंगा। मैनेजर ने घूमकर अपने आदमियों को हुक्म दिया, सब सावधान, वापस चलो। उन सब सूट वाले आदमियों ने एक साथ मेरी तरफ झुककर जोर से कहा, शौ भैया को सादर प्रणाम। इसके बाद वे सब जैसे आए थे वैसे ही पूरे टशन के साथ वहां से चले गए। गुजेयू तो ये सब देखकर उनका फैन हो गया। उसने सोचा कि क्या रईसी है, टशन दिखाने का ऐसा तरीका तो उसकी सोच से भी बहुत ऊपर था। फैनातोंग भी चमकती आंखों से ये सब देख रहा था। उसे लगा कि बड़े भैया के इस जलवे के सामने उसकी पुरानी हरकतें तो बिल्कुल बच्चों जैसी थी। मेरे माथे पर चिंता की लाइनें आ गईं। मैंने तो बस गद्दे खरीदे थे, पर इतना हंगामा हो जाएगा ऐसा नहीं सोचा था। अब कॉलेज में शांत रहना नामुमकिन था। मैं तो बस शांति से अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहता था, पर किस्मत हर बार मुझे ऐसे अतरंगी तरीकों से शो ऑफ करने पर मजबूर क्यों कर देती है। इसी उलझन में मुझे भूख का एहसास हुआ। मैं खाना मंगाने के लिए फोन उठाने ही वाला था कि सिमिंग का मैसेज आया, क्या तुमने सच में 40 लाख के गद्दे खरीदे हैं? मैंने जवाब दिया, हाँ। तुम भूल गई क्या कि मैं आते समय अपने साथ कुछ नहीं लाया था? अगर गद्दे ना खरीदता तो क्या आज रात जमीन पर सोता? 13 लाख से ज्यादा का एक गद्दा। तुम तो सच में खानदानी रईस हो। पैसे हैं तो खुद का ख्याल रखना ही चाहिए। अच्छी नींद सबसे जरूरी है। वैसे क्या तुम्हें भूख लगी है? चलो मेस में चलकर कुछ खाते हैं। हाँ, मुझे भी भूख लगी है, तो मैं मेस के पहले गेट पर तुम्हारा इंतजार करती हूँ। ठीक है। इस समय गुजेयू अपने नए बिस्तर पर लेटा हुआ मजे ले रहा था। उसने मुझसे कहा, बड़े भैया, क्या आपको भूख लगी है? चलिए मैं आपको बाहर किसी बढ़िया जगह खाना खिलाता हूँ। शहर के बड़े होटलों की मेंबरशिप है मेरे पास। इस बंदे को और कुछ आए ना आए, पर ऐश कैसे करनी है इसका वह उस्ताद था। ये सुनकर मैंने गुस्से से कहा, बस खाना ही तो खाना है, किसी महंगे होटल में जाने की कोई जरूरत नहीं है। हम मेस में ही खाएंगे। हमें सबके साथ मिलकर रहना चाहिए। पैसे की वजह से खुद को अलग नहीं समझना चाहिए। अपनी इस अमीरी वाली सोच को बंद करो। गुजेयू तुरंत मेरी तारीफ करते हुए बोला, बड़े भैया की सोच सच में बहुत बड़ी है। मैं ही ना समझता। जैसा आप कहें वैसा ही होगा। फैनतोंग ने देखा
कि मंझले भैया तो बड़े भैया के करीब आते जा रहे हैं। उसने सोचा कि अगर उसने अब कुछ नहीं किया तो बड़े भैया उसे अपने साथ रखना बंद न कर दें। वह तुरंत आगे आया और बोला, बड़े भैया, मेरे पास ज्यादा पैसे तो नहीं है, पर मेस का खर्चा मैं उठाऊंगा। आपका जो मन करे वो मंगवा लीजिए। मैं उसकी बात सुनकर हंस पड़ा और हाथ हिलाकर बोला, इतने कम पैसों के लिए तुम दोनों को जेब डीली करने की कोई जरूरत नहीं है। हम सीधे मेस की तरफ जा रहे थे कि अचानक मेरे कदम रुक गए और माथे पर बल आ गए। अरे रुको, ऐसा क्यों लग रहा है कि एक बंदा कम है? फैन टोंग ने अपने सिर पर हाथ मारा और उसे अचानक याद आया, अरे हाँ, खाने का टाइम हो गया है। पर हमारा दूसरा रूममेट कहाँ गायब है? मैंने थोड़ा सोचा। हम तीनों ने नया गद्दा ले लिया, बस वही अकेला छूट गया। ये बात बाहर गई तो लोग कहेंगे कि हम अपना अलग ग्रुप बना रहे हैं। टोंग ने चिढ़ते हुए अपना मुंह बनाया। हम दोनों तुम्हारे छोटे भाई हैं, तुम्हारा हमें संभालना तो बनता है। उससे हमारी कोई जान पहचान नहीं है, छोड़ दो उसे। चलो जल्दी खाना खाने चलते हैं। मैंने सोचा बात तो सही है और मैं आगे आगे बाहर की तरफ चल दिया। हम तीनों जैसे ही मेस के गेट नंबर 1 पर पहुंचे, हमें वहां 3 लोग खड्डे दिखाई दिए। शेन शिंगे खास तौर पर तैयार होकर आई थी। सफेद हाफ स्लीव शर्ट पर लाल रंग का बोटाई लगा था और नीचे काले रंग का छोटा स्कर्ट था। उसके एकदम सीधे पैर तो कतई गजब ढा रहे थे। पास से गुजरने वाले लड़कों की निगाहें वहीं टिक गई थीं। शेन शिंगे ने दूर से ही मुझे देख लिया और खुशी से हाथ हिलाते हुए जोर से चिल्लाई, जाओ यान, मैं यहाँ हूँ। मैं अपने साथ मौजूद इन दोनों नमूनों को लेकर धीरे धीरे उसके पास पहुंचा। फैन टोंग ने जैसे ही शेन शिंगे को देखा, उसका चेहरा थोड़ा उतर गया। शेन शिंगे ने भी उसे पहचान लिया और एक सवालिया नजरों से देखा। मैंने मजबूरी में अपने हाथ फैलाए। किस्मत का खेल देखो, यह मेरा रूममेट है। शेन शिंगे ने धीरे से सर हिलाया। वह अभी कुछ बोल भी नहीं पाई थी कि उसके पास खड्डी एक लड्डकी पहले ही बोल पड़ दी। उसने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा। ए लड्डके, तुमने हमारी शिंगे को खाने पर बुलाया और अपने पूरे कुनबे को साथ उठा लाए। मैंने सामने देखा, उस लड्डेचकी का चेहरा थोड़ा गोल मटोल था और उसने एकदम प्यारी सी फ्रॉक पहन रखी थी। गू जेयू की आंखें चमक उठी और वह अपने सफेद दांत दिखाते हुए हंसा। हम तो बस बद्दे भाई के साथ मुफ्त का खाना खाने चले आए। वह मन ही मन सोच रहा था। पहले तो बद्दा भाई शो ऑफ करने से मना कर रहा था कि स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं चाहिए, रईसों वाला खाना नहीं खाना है। इतनी देर से असली खेल तो ये था कि साथ में सुंदर लडेचकी थी। अब तो मेस का खाना भी टेस्टी लगने लगा था। वह छोटी लडेचकी थोड़ी देर नखरे के साथ ताना मारते हुए बोली, तुम्हारे बद्दे भाई, तुम इस लडेचके को अपना बद्दा भाई बोल रहे हो? गू जेयू एकदम प्यार से हंसा। हाँ, अभी अभी बद्दे भाई माना है, हमारे बॉयज हॉस्टल में ऐसा ही चलता है। शेन शिंगे ने एक ठंडी सांस ली और मजबूरी में सबको इंट्रोड्यूस कराया। ये मेरी 2 रूममेट्स हैं, त्यानत्यान और क्यूजी। मुझे कोई खास फर्क नहीं पड़ता, जब सब आ ही गए हैं तो चलो। मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं, पहले पेट पूजा करते हैं। मेस में टोटल 2 फ्लोर थे। फर्स्ट फ्लोर पर थाली वाला सिस्टम था, जहाँ खाना पहले से बना होता है, बस प्लेट लेकर आंटी से डलवा लो। सेकंड फ्लोर एकदम फूड स्ट्रीट जैसा था, जहाँ चाट, चाउमीन, बारबेक्यू और सूप वगैरह सब मिल रहा था। आज हम 6 लोग थे तो फर्स्ट फ्लोर पर काम नहीं चला सकते थे। कुछ अच्छा ही खाना था। हम 6 लोगों ने खिड़की के पास एक जगह पकद्दी और एक बार में 8 सब्जियां और कुछ बारबेक्यू ऑर्डर कर दिया। पर टेबल पर माहौल थोड़ा अजीब था। आखिर मेरे और शेन शिंगे के अलावा बाकी सब पहली बार मिल रहे थे। अभी बातें चल ही रही थी कि अचानक त्यानत्यान ने अपने फोन को देखते हुए गाली दी। यह तो बहुत ज्यादा हो गया, सब मिलकर एक बेचारी लड़झिकी को परेशान कर रहे हैं। उसने बोलते हुए अपना फोन शेन शिंगे के मुंह के सामने कर दिया। स्क्रीन पर कॉलेज फोरम का एक पोस्ट था। मायबा कार वाले अमीर बाप के बेटे ने धौंस जमाकर लड़झकी से जबरदस्ती लोन पेपर साइन करवाए, वरना पुलिस बुलाने की धमकी दी। एक और पोस्ट था। अल्ट्रा अमीर स्टूडेंट ने 4 लाख के गद्दे खरीदे। नए स्टूडेंट की ताकत देखकर सब हैरान। सीनियर्स भी तारीफों के पुल बांध रहे थे कि इस बार के नए स्टूडेंट्स का लेवल ही अलग है। पहले लैम्बोर्गिनी से एंट्री और अब 4 लाख का गद्दा। सच में पैसे की कोई कमी नहीं है। मैंने अभी तक कॉलेज का फोरम नहीं देखा था। असल में मेरा ये फोन बहुत हैंग होता है। मैंने ऐसे ही बहाना बना दिया। बस इन 2 बातों की वजह से मैं और गू जेयू पूरे कॉलेज में फेमस हो चुके थे। मैं तो एक रहस्यमयी अमीर शहजादा बन गया, पर गू जेयू की लोगों ने सोशल मीडिया पर जमकर क्लास लगा दी। अरे यार, जरा ये देखो, ये सीनियर करोड़ों की लैम्बोर्गिनी चलाता है, कितना हैंडसम है। त्यान त्यान आंखें फाड़ कर फोन देख रही थी और एक्साइटेड होकर अपनी सहेली को बता रही थी। क्यूंजी को भी यकीन नहीं हो रहा था। बस शेन शिंगे का चेहरा अजीब बना हुआ था, क्योंकि जिसकी वो इतनी तारीफ कर रही थी वह ठीक उनके सामने बैठा था। त्यान के चेहरे पर पूरा लालच था। काश मेरे पास भी एक लैम्बोर्गिनी होती। उसने अंगद्दाई ली और मेरी तरफ घूमकर बोली, ए लड्ढे के, आज तुमने कॉलेज के गेट पर तमाशा देखा होगा ना? तुम तो दोपहर में आए थे, तुमने उस लैम्बोर्गिनी वाले अमीर लड़के को देखा क्या? वह कैसा दिखता है? मैंने अपनी ठुड्डी पर हाथ रखा और जानबूझकर सस्पेंस बनाते हुए कहा, देखा तो था, शक्ल सूरत की बात करें तो एकदम एवरेज ही है। त्यान का मुंह उतर गया। उफ, कितनी बुरी बात है कि मैं उसे अपनी आंखों से नहीं देख पाई। गू जेयू ने अचानक बीच में बात काट दी। ये कोई पक्की बात नहीं है, वह शायद तुम्हें भाव भी ना दे। मैं उस समय वहीं था। उसकी कार से एक बहुत हॉट लड़की उतरी थी।
जो दिखने में बेहद खूबसूरत थी। मैं और शेन शिंगे एक साथ अपने खाने से खांसने लगे। त्यान ने नखरे से अपना चेहरा ऊपर किया। सच में, क्या वह मुझसे भी सुंदर है? इस सवाल ने गुजेयू को सोच में डाल दिया। वह तो उसे पटाने की सोच रहा था, तो झूठ कैसे बोलता? पर फैन टोंग ने बीच में कूद कर जवाब दे दिया, हाँ, वह तुमसे बहुत सुंदर है, मैं भी वहीं था। त्यान ने शक भरी नजरों से फैन टोंग को देखा। वाह, क्या इत्तेफाक है कि तुम तीनों वहीं थे। भले ही वह मुझसे सुंदर हो, पर हमारी शिंगे से सुंदर तो बिल्कुल नहीं हो सकती। उसने इतना कहकर शान से शेन शिंगे की पीठ थपथपाई। फैन टोंग और गुजेयू ने तुरंत हाँ में हाँ मिलाई। हाँ हाँ, बिल्कुल सही बात है, शिंगे के सामने तो वह कुछ भी नहीं है। शेन शिंगे बस मुस्कुराकर रह गई। उसे पछतावा हो रहा था कि उसने पहले ही त्यान को सब सच क्यों नहीं बता दिया। पर इस हंसी मजाक से टेबल का माहौल एकदम सेट हो गया। त्यान वैसे भी बहुत बातूनी थी और गुजेयू भले ही शो ऑफ करता था, पर अच्छे घर से था, उसे बात करने का सलीका था। दोनों ने दो दो बियर की बोतलें आपस में टकराई और ऐसा लगा जैसे अभी ही दोस्ती की कस्में खा लेंगे। इस बीच एक छोटा सा सीन भी हुआ। त्यान को थोड़ी चढ़ गई और उसने उस लड्डकी को परेशान करने वाले मायबा कार वाले लड्ढके को जी भरकर गालियां दी। गुजेयू का दर्द छुपाए नहीं छुप रहा था, पर लड्डकी पटाने के चक्कर में उसे मजबूरी में खुद को ही कोसना पड़ रहा था। जब सब मजे से बातें कर रहे थे, तभी पास से एक लडेजके की आवाज आई। शिंगे, तुमने भी इसी कॉलेज में एडमिशन लिया है? शेन शिंगे और त्यान ने हंसकर उसे हेलो कहा। जीबो, तुमने तो दूसरे कॉलेज का फॉर्म भरा था ना, तुम यहाँ कैसे आ गए? जीबो उनका स्कूल का क्लासमेट था और कॉलेज में भी एक जाना माना अमीर लड़का था। उसने शर्माते हुए अपना सिर खुजलाया। बस वहाँ एडमिशन नहीं हो पाया तो मजबूरी में यहाँ आना पड़ा। मुझे नहीं पता था कि तुम भी यहीं हो। ये तो बहुत बढ़िया इत्तेफाक है। शेन शिंगे ने लगे हाथ सबका इंट्रोडक्शन कराया और जब मेरी बारी आई तो उसने खास तौर पर कहा, ये ट्रेन में मिले थे। जीबो के तेवर तुरंत बदल गए और उसकी नजरों में मेरे लिए दुश्मनी साफ दिखने लगी। कहाँ से ये सीधा साधा लड्डे आ गया जो आसमान के तारों को छूने की सोच रहा है? इसे पता नहीं है क्या कि जो भी पहले शिंगे के पीछे पड्ढे थे उनका क्या हाल हुआ था? जीबो मन ही मन सोचने लगा कि इस लड्डे को सबक सिखाने का कोई मौका ढूंढना पड़ेगा। त्यान वैसे भी जीबो को पसंद करती थी, दिखने में स्मार्ट, अमीर और होनहार। वह हमेशा शिंगे और जीबो की जोड़ी बनाने की सोचती थी और शिंगे के कान भरती रहती थी। जीबो का यहाँ आना कोई इत्तेफाक नहीं था, त्यान ने ही उसे चुपके से खबर दी थी, जिसके बाद वह यहाँ भागा भागा आया था। त्यान ने जोश में जीबो को बुलाया। जीबो, यहाँ शिंगे के पास बैठो, तुम दोनों पूरे वेकेशन में नहीं मिले, आराम से बातें करो। ये सपोर्ट तो एकदम परफेक्ट था। फैन टोंग ने समझदारी दिखाई और अपनी सीट छोड़ दी। जीबो भी बिना शर्माए सीधे शेन शिंगे के बगल में बैठ गया और प्यार से बोला, शिंगे, बहुत दिनों बाद मिले, तुमने बताया क्यों नहीं कि तुम यहाँ आ रही हो? वरना मैं तुम्हें पहले ही बढ़िया जगह खाना खिलाता। वानयानजू रेस्टोरेंट में मेरा एक पर्सनल केबिन है जो आम लोगों के लिए नहीं खुलता, बस मेरे जाने पर ही मिलता है। तुम्हारा जो मन करे बताओ, मेस के इस खाने से तो वह 100 गुना बेहतर है। यह बात ऊपर से तो शिंगे की फिक्र जैसी थी, पर असल में मुझ पर ताना था कि मैं कितना कंजूस हूँ जो लड्डकी को मेस में लेकर आया हूँ जिसका कोई क्लास नहीं है। पर मुझे रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ा। वैसे भी मेरा शेन शिंगे में कोई इंटरेस्ट नहीं था। मेरे फोन में जो 50 सीनियर्स लड्डकियां थीं, वे सभी एक से बढ़कर एक सुंदर थीं। मैं एक फूल के चक्कर में पूरा बगीचा नहीं छोड़ सकता था। शेन शिंगे ने तुरंत बात को संभालते हुए कहा, मैंने ही जियाओयान को खाने पर बुलाया है। हम ट्रेन में मिले थे और इन्होंने मेरा भारी सामान उठाने में मदद की थी, इसलिए मैं बस थैंक्स कह रही थी। जीबो ने जब ये सुना तो उसकी जान में जान आई। अच्छा तो ये बात है। उसे लगा था कि यह लड्डका शिंगे पर डोरे डाल रहा है। उसने तमीज दिखाते हुए मेरी तरफ हाथ बढ़ाया। हेलो जियाओयान, मैं जीबो हूँ, शिंगे का पुराना दोस्त। इस खाने के पैसे मैं दे देता हूँ, आखिर तुम शिंगे के दोस्त हो। मैं खड्डा हुआ और उसे हाथ मिलाते हुए एकदम शांत आवाज में बोला, तुम यहाँ के लोकल हो, जैसा तुम्हें सही लगे। पास खड्डी त्यान अचानक बीच में बोल पड़ी, जीबो, यहाँ का खाना शिंगे को पसंद नहीं आ रहा है, उसने कुछ खाया भी नहीं है। जीबो प्यार से मुस्कुराया। वह तो होना ही था, शिंगे मेरे साथ हमेशा महंगे होटलों में खाती है, यह मामूली खाना उसे कैसे पसंद आएगा। उसने ऑफर दिया, एक काम करते हैं भाइयों, मैं शिंगे को उस महंगे रेस्टोरेंट में ले जाता हूँ और यहाँ आप लोगों ने जो भी ऑर्डर किया है उसका पूरा बिल मैं भर देता हूँ। इतना कहकर उसने शेन शिंगे का हाथ पकड़ ढाने के लिए हाथ बढ़ाया। मेरी त्योरियां चढ़ गईं और मेरे बगल में बैठे गुजेयू से तो अब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ। ये लड्डे का कुछ ज्यादा ही हवा में उड़त रहा था। उसने गुस्से में अपने चम्मच को टेबल पर पटका। तुम्हारा मतलब क्या है? तुम जो खाओ वो शाही खाना और जो हम खा रहे हैं वो मामूली खाना। जीबो ने एक घटिया सी हंसी हंसी। क्यों, ऐसा नहीं है क्या? तुम जैसे कंगाल लोग मेज के सेकंड फ्लोर पर खा लें, वही तुम्हारे लिए बहुत बड़ी बात है। तुम्हें पता भी है उस रेस्टोरेंट में एक डिश कितने की आती है? हजारों रुपए की। उसके सामने तुम्हारा ये खाना मामूली नहीं तो और क्या है। मैं बस हाथ बढ़ाकर गुजियो को रोकने ही वाला था कि मेरे दिमाग में सिस्टम की आवाज जोर से गूंजी। अलर्ट, होस्ट की बेइज्जती की गई है, चुप रहना मना है, अब ईंट का जवाब पत्थर से देना ही होगा। कामयाबी मिली तो वानयानजू के सारे शेयर्स आपके, और अगर फेल हुए तो तुरंत कब्ज कॉन्स्टिपेशन की सजा मिलेगी। ये सुनते ही मेरा पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। मैंने जोर से टेबल पर हाथ मारा।
भाई साहब, मैं शरीफ हूँ तो इसका ये मतलब थोड़े ही है कि तुम मुझे कब्ज करा दोगे। मैंने आगे बढ़ रहे गुजियू को हाथ से रोका और तीखी नजरों से जीबो की तरफ देखकर कहा, तुम इसे रूखा सूखा खाना कह रहे हो, सही कहा ना? माहौल में अचानक बारूद सुलग गया। तियन तियन ने तुरंत बीच बचाव करते हुए मामला शांत करने की कोशिश की। श्याओ यान, तुम भलाई की कदर करना सीखो। जीबो इतने अच्छे दिल से पार्टी दे रहा है और तुम्हारे अंदर तमीज नाम की चीज नहीं है। मैंने एक ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, शुरुआत से लेकर अब तक मैंने एक लफ्ज नहीं बोला। सबसे पहले किसने मुंह खोलकर हमें कंगाल कहा? किसने कहा कि इस जगह सिर्फ भिखारी आते हैं? और किसने छाती ठोक कर कहा था कि हम जो भी मंगाएंगे उसका बिल वह खुद भरेगा? तियन तियन ने चिढ़कर शेन शिन्हे का पल्लू खींचते हुए कहा, शिन्हे देखो तो सही, ये लोग कहाँ से आए हैं? इनमें रत्ती भर भी मैनर्स नहीं है। हमेशा शांत रहने वाली शेन शिन्हे के चेहरे पर आखिरकार नाराजगी साफ दिखने लगी। तियन तियन, जीबो, तुम दोनों अब बस करो। किसी से ऐसी बातें कैसे कर सकते हो? पर तियन तियन ने अपनी ठुड्डी ऊपर उठाई और हमारी तरफ हिकारत से देखते हुए बोली, मैं तो सच ही कह रही हूँ। लड़कियों के पैसों पर पलना ही कम बेइज्जती की बात थी क्या, जो अब यहाँ आकर दादागिरी दिखा रहे हैं? एकदम गंवार हैं ये लोग। गुजियू का चेहरा गुस्से से नीला पड़ दिच गया। उसने सीधे अपनी आस्तीनें ऊपर चढ़ाई और मारने के लिए तैयार हो गया। तुमने किसे बदतमीज कहा? तियन तियन डर के मारे पीछे हटी और तुरंत शेन शिन्हे के पीछे छिप गई। तुम खुद ही देख लो, ये तो हाथ उठाने पर आ गया। कितना निकम्मा और जंगली है। शेन शिन्हे ने अपनी भौहें सिकोड़ ली। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। तभी जीबो बड्ढे घमंड के साथ खद्दा हुआ, क्यों मार पिटाई करनी है क्या? आ जाओ, आजमा लो। तियन तियन पीछे से मुंह बनाते हुए बोली, तुम कंगाल लोग अपनी ताकत जाया मत करो। जीबो ताइक्वांडो में ब्लैक बेल्ट है, तुम तीनों मिलकर भी उसका बाल बांका नहीं कर पाओगे। फैन टोंगी भी गुस्से से उबल रहा था। उसका मन कर रहा था कि आगे बढ़कर उस लड़ डचकी को एक कान के नीचे रसीद कर दे। माहौल को बिगड़ता देख मैंने एक बार फिर उन दोनों को रोका और भारी आवाज में कहा, मैंने पहले तुम लोगों को क्या सिखाया था? हमेशा शांत और सीधा बनकर रहना चाहिए, बात बात पर हाथ नहीं उठाते। इतना कहकर मैं जीबो की तरफ घूमा और मेरे होठों पर एक शातिर मुस्कान आ गई। तुमने कहा ना कि यह रूखा सूखा खाना है, तो ठीक है, अब मैं पेट भरकर दबाकर खाऊंगा। क्या तुम्हारी जेब में इतना दम है? जीबो ने पूरी हेगदी के साथ हंसकर कहा, बिल्कुल, तुम जितना मर्जी चाहो खाओ, ये बाप तुम्हारा बिल भरेगा। ये सुनते ही मैं खिलखिलाकर हंस पद्दा। तो फिर हमारे इन सारे भाइयों के खाने का खर्च भी तुम्हारा हुआ? जीबो ने तिरछी नजरों से हमें ऊपर से नीचे तक देखा। उसकी आंखों में सिर्फ नफरत थी। अपनी ये कंगाली वाली शक्ल देखो। मुफ्त का माल सुनते ही आंखें कैसे चमक उठी। तुम जैसे लोग शिन्हे के साथ एक टेबल पर बैठने के लायक भी नहीं हो। मैंने गुजियू के कान के पास जाकर धीरे से कुछ कहा। वह तुरंत इशारा समझ गया और खड्डा होकर पूरी कैंटीन में जोर से चिल्लाया, सब लोग कान खोलकर सुन लो। आज जो कोई भी मेरे श्याओ भाई को अपना भाई मानेगा, उसकी कैंटीन की पूरी पार्टी इस अमीरजादे जीबो की तरफ से होगी। हमारी बहस वैसे ही सबका ध्यान खींच रही थी और इस ऐलान ने तो जैसे कैंटीन में धमाका ही कर दिया। पूरी कैंटीन में 3 सेकंड के लिए सन्नाटा छा गया। सैकड़ों आंखें एक साथ हमारी तरफ घूमने लगी। एक हिम्मत वाले लड़के ने आजमाने के लिए पूछा, भाई सच कह रहे हो या मजाक है? बस श्याओ भाई को अपना भाई मानना है और आज का खाना एकदम फ्री? गुजियू ने और जोर से चिल्लाकर कहा, एकदम 100% सच। आज यहाँ जितने भी लोग हैं सबका बिल जीबो भाई के खाते में जाएगा। ये सुनते ही पूरी कैंटीन तालियों और शोर से गूंज उठी। जीबो भाई जिंदाबाद, श्याओ भाई अमर रहें। श्याओ भाई बड्डे दिनों बाद दिखे, आज तो कतई जहर लग रहे हो। नारेबाजी खत्म होते ही सारे स्टूडेंट्स हंसते खेलते हुए खाना लेने वाली खिड़की की तरफ भागे और जानबूझकर सबसे महंगी चीजें ऑर्डर करने लगे। गुजियू ने बुत बने खड्डे जीबो को देखा और एक कमीनी मुस्कान के साथ बोला, आओ जीबो भैया, हम जैसे रूखा सूखा खाना खाने वालों का बिल चुका दो अब। जीबो गुस्से से अपने दांत पीसने लगा। मैंने सिर्फ तुम तीनों को खिलाने की बात कही थी, इस पूरी फौज की नहीं। मैंने मासूम बनकर अपने कंधे उचकाए। तुमने कहा था कि मेरे भाइयों को खिलाओगे, पर यह तो नहीं बताया था कि कितने भाई। यहाँ मौजूद हर बंदा मेरा भाई है और बिल भरने की जिद भी तुम्हारी ही थी। जीबो को अब समझ आया कि वह मेरे जाल में फंस चुका है। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया और उसके मुंह से शब्द नहीं निकले। मैंने गुजियू की तरफ देखा, जाओ सारे काउंटर्स पर बोल दो कि आज जो मर्जी आए वो ऑर्डर करें, बिल पहले मेरे नाम पर फिक्स करो और आखिर में जीवो से वसूल कर लेना। गुजियू ने बत्ती सी दिखाई, बिल्कुल भैया, काम चकाचक हो जाएगा। इतना कहकर वह हवा की रफ्तार से हर काउंटर पर मेरा मैसेज पहुंचाने भाग गया। पहले तो खाना देने वाली आंटियां थोड़ी हिचकिचाई, पर जैसे ही कैंटीन के मैनेजर ने मेरा बड्ढा नाम सुना उसने तुरंत हाँ कर दी। स्टूडेंट्स ने जब देखा कि सच में सब फ्री है तो सब एक से बढ़कर एक भूखे शेरों की तरह टूट पड़े। उन्होंने वो महंगे पकवान चुने जिन्हें वे आम दिनों में छूते तक नहीं थे। पलक झपकते ही कैंटीन का खाना साफ हो गया और पीछे अभी भी लंबी लाइन लगी थी। जीबो की आंखें बर्फ जैसी ठंडी हो चुकी थी, पर उसके चेहरे पर एक दुष्ट मुस्कान थी। बेटा तुम बस इंतजार करो, जब तुम बिल नहीं चुका पाओगे तो ये सारा रायता तुम्हारे सिर फूटेगा। इन सब लोगों के खा लेने के बाद देखता हूँ कि तुम इस मुसीबत से कैसे निकलते हो। तियन तियन फिर से मेरी नाक के पास उंगली लाकर चिल्लाने लगी, तुम कितने बेशरम इंसान हो
जीबो ने अच्छे मन से तुम्हें खिलाना चाहा और तुमने उसी को छूना लगा दिया। ये फर्जी बिल हम बिल्कुल नहीं चुकाने वाले। गुजियू उसे अब इस लड्डिचकी की बकवास और बर्दाश्त नहीं हुई। वह सीधे उस पर बरस पड़ा। क्या तुम्हारा दिमाग इंटरनेट चलाते चलाते एकदम सड्डे चुका है? बात को घुमाना तो कोई तुमसे सीखे। आखिरकार पहले किसने अमीर बनकर कहा था कि ये रूखा सूखा खाना है? किसने कहा था कि यहाँ सिर्फ गरीब आते हैं? और किसने हवा में तीर मारा था कि जितना चाहो उतना खाओ, मैं बिल दूंगा? अब नानी याद आ रही है तो मुकर रहे हो? क्या हुआ, महंगा लग रहा है? उसने अपना गला साफ किया और एक इंटरनेट इन्फ्लुएंसर की तरह टोन बदलकर मजे लेते हुए कहा, महंगा कहाँ है, हमेशा से यही भाव है भाई, कुछ भी मत बोलो। कैंटीन वाली आंटी भी मेहनत से कमाती हैं, इस खाने का यही दाम है, महंगा कहाँ है? अगर चुका नहीं सकते तो अपनी कमी ढूंढो। इतने सालों से घूम रहे हो पर 4 पैसे नहीं कमाए, चले आए अमीर बनने। पैसे नहीं है तो जाकर मजदूरी करो, यहाँ रईस मत बनो। इस बेइज्जती ने आग में घी का काम किया। तियान तियान का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने मुंह तो खोला पर एक शब्द नहीं निकल पाया। जीबो की आंखें भी गुस्से से उबल रही थीं, पर अचानक उसने एक ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, अच्छा तो तुम श्याओ यान हो। अब तुम तीनों घुटनों के बल बैठकर मुझसे भीख मांगो तो मैं पैसे दे दूंगा, वरना मैं अभी यहाँ से चला जाऊंगा और तुम लोग कैंटीन के मालिक का कर्ज चुकाते रहना। तुम जैसे कंगाल पूरी जिंदगी नौकरी करके भी ये पैसा नहीं चुका पाएंगे, और खासकर तुम। उसने मेरी नाक की तरफ उंगली की। खुद को अपने हाथ से 10 थप्पड़ मारो, वरना मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करूंगा। उसने मन में हिसाब लगाया कि आज का बिल कम से कम 1-2 लाख तो होगा ही। इतने पैसे खर्च करना उसके लिए भी बड़ी बात थी। वह यह रकम देना नहीं चाहता था, पर बातों से अपना रोब जमाना चाहता था। तियान खुशी से उछल पड़ी। हाँ, इन्हें इतनी आसानी से मत छोड़ना, इन्हें सबक सिखाना ही होगा। मैंने इन दोनों तमाशा करने वालों को देखा और शांत आवाज में कहा, तुम सच में किसी अमीर के बेटे हो क्या? इतने कम पैसों के लिए इतनी देर से रो रहे हो? जीबो का चेहरा एकदम काला पड़ गया। क्या कहा तूने? शामत आई है फिर भी इतनी अकड़ दिखा रहा है? तुझे सच में डर नहीं है कि मैं यहाँ से चला जाऊंगा? मैंने अपने दोनों हाथ फैलाए। तो जाओ ना, किसे चाहिए तुम्हारे 2-4 लाख रुपए? क्या कहा? जीबो को लगा जैसे उसने कोई मजाक सुन लिया हो। तुझे पता भी है कि 2-4 लाख रुपए क्या होते हैं? मुंह उठाकर कुछ भी बोल रहा है। अगर तूने ये बिल चुका दिया तो मैं सबके सामने गंदगी खाने को तैयार हूँ। मेरी आंखें चमक उठी। मैंने गुजिन यू की तरफ देखा जो इसने कहा, क्या वह सब रिकॉर्ड हो गया? गुजिन यू ने हाथ से ओके का इशारा किया। फिक्र मत करो भाई, एकदम साफ साफ सब रिकॉर्ड हुआ है। हॉस्टल जाकर इसे कॉलेज के ग्रुप पर डालूंगा। ये सुनकर जीबो का दम ही घुटने लगा। ये दोनों कमीने दोस्त। मैंने अपना गला साफ किया। यह बात तुमने खुद कही है। मैंने तुम्हारी गर्दन पर चाकू नहीं रखा था। जब मैं पैसे चुका दूंगा तो अपनी बात से पलटना मत। जीबो ने गुस्से में अपने दांत भींचे। उसे पूरा भरोसा था कि ये गरीब लड़का कभी 1-2 लाख रुपए नहीं दे पाएगा और इन अनजान लोगों को खाना नहीं खिला पाएगा। उसने कहा, मुझे यकीन नहीं है। अगर तूने बिल चुका दिया तो मैं न सिर्फ वो काम करूंगा बल्कि तेरे घुटनों में बैठकर तुझे अपना बाप बोलूंगा। मैंने अपनी भौहें सिकोड़ी। तुम कैसी बातें कर रहे हो? मैंने पहले ही कहा था कि यहाँ मौजूद हर इंसान मेरा भाई है, कोई अनजान नहीं है। लगता है तुम्हारे कान सच में खराब हैं।